हेलो फ्रेंड्स, आई एम सेवर मांडगा फ्रॉम अनम इंस्टीट्यूट। आज इस वीडियो में जितने भी सीए और सीएमए वाले स्टूडेंट प्लस सीएस वाले स्टूडेंट उनके लिए सर नवंबर 2023 एग्जाम्स के लिए प्लस दिसंबर 2023 एग्जाम्स के लिए कुछ अमेंडमेंट आए हैं। अमेंडमेंट जो आए हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात। अमेंडमेंट जो आए हैं सर, वो स्टैट्यूटरी अपडेट सीए वालों का भी आया है, सीएमए वालों का भी आया है सर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं आप लोगों को दोनों के स्टैट्यूटरी अपडेट कवर करूंगा सर, तो ध्यान से सुनना और फ्रेंड्स तक शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई सारी चीजें तो ऐसी है जो एग्जाम में आने के चांसेस लगती है, जैसे सेक्शन 194 में जो सर्कुलर्स आए हैं, उन्होंने जो क्लैरिफिकेशन दिए हैं वो आने के चांसेस है। कुछ आईयूएस में अपडेट है, कुछ सैलरी में अपडेट है, छोटे छोटे अपडेट है, बट सर ध्यान रखने वाले हैं, ध्यान रख के जाओगे तो अच्छा है, सेफ साइड पे रहोगे। लेट्स स्टार्ट, टाइम वेस्ट नहीं करते, देखते हैं सर क्या क्या स्टैट्यूटरी अपडेट है किन के लिए सर, नवंबर और दिसंबर वाले सीए सीएस सीएमए स्टूडेंट के लिए। ठीक है, पहले ये सीए वालों की स्टैट्यूटरी अपडेट, इससे फिर मैं सीएमए वालों का भी कवर करूंगा। ठीक है, चलो ध्यान देते हैं सर क्या क्या स्टैट्यूटरी अपडेट आए हैं। देखो, यूनिट 1 सैलरी। सर सैलरी में हर एक स्टूडेंट को याद होगा, जहां पर अपन ये पढ़ते थे सर, रीइंबर्समेंट ऑफ कोविड-19 एक्सपेंडिचर बाय द एम्प्लॉयर to be an exempt perquisite subject to the fulfillment of notified condition। पहले या वहां पर जो हम पहले पढ़े हैं वहां पर ये लिखा हुआ था सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ नोटिफाइड कंडीशंस। इन्होंने कंडीशन पहले बताई नहीं थी, अब क्या किया इन्होंने नोटिफिकेशन के थ्रू वो कुछ कंडीशंस जो है ना वो बताई। तो मैं आपको आराम से बताता हूं। देखो, हम ये पढ़ते थे सर सेक्शन 17 सबसेक्शन 2, उसका क्लॉज 2 पढ़ते थे of the provision। ये बोलता है, देखो, provide that any sum paid by the employer in respect of any expenditure actually incurred by the employee on his medical treatment or treatment of any member of his family in respect of illness related to COVID-19 would not be treated as perquisite। ये हमने पहले भी पढ़ा था, यहां तक पहले भी था सर, कुछ नया नहीं है। सब्जेक्ट टू कंडीशन नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये लिखा हुआ था। अब इन्होंने यही कंडीशन को नोटिफाई किया है। कौन कौन सी कंडीशन है ये देखो। अकॉर्डिंगली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज विद नोटिफिकेशन नंबर दिस स्पेसिफाइड दैट क्लेमिंग बेनिफिट ऑफ सच एग्जेम्पशन द एम्प्लॉय हैज टू सबमिट द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। देखो, अब अगर देखा जाए तो ये कोई बड़ी सी अमेंडमेंट नहीं है सर, ये आपको डॉक्यूमेंट्स बता रहे हैं कि सामने वाले को क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा, तभी उसका ये परक्विजिट टैक्सेबल नहीं होगा। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट है, थियोरिटिकल अमेंडमेंट है, सैलरी में आई है, सैलरी के साथ साथ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में भी रिस्पेक्टिवली अमेंडमेंट कवर की गई है। तो ध्यान दो, सैलरी में क्या क्या डॉक्यूमेंट ये बोल रहे हैं सर। द कोविड-19 पॉजिटिव रिपोर्ट, लो भाई, आपको कोविड-19 पॉजिटिव रिपोर्ट ऑफ द एम्प्लॉय और फैमिली मेंबर और द मेडिकल रिपोर्ट इफ clinically determined to be a COVID-19 positive through investigation in a hospital or in an inpatient facility by treating physician of a person so admitted। सिंपल सी बात है सर, आपको ये कोविड-19 की पॉजिटिव रिपोर्ट देना है या मेडिकल रिपोर्ट देना है, सिंपल सी बात। all the necessary documents of medical diagnosis or treatment of an employee or his family member for a COVID-19 or illness related to COVID-19 suffered within 6 months from the date of being determined as COVID-19 positive। जब भी कोई एम्प्लॉय कोविड-19 पॉजिटिव डिक्लेयर किया गया, उससे 6 महीने तक, जिस दिन वो डिक्लेयर हुआ उससे 6 महीने तक, जैसे मान लो 15 अगस्त है, आज आजादी का दिन, आज अगर वर्धमान सर कोविड-19 के लिए सर मेडिकली डिक्लेयर हुए कि वर्धमान सर कोविड-19 में के पेशेंट है, तो उससे 6 महीने तक के जितने भी सर नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है, सब डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करना पड़ेगा। उस 6 महीने टाइम पीरियड के जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, मतलब मेडिकल से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे। ठीक है, अगला देखो, a certificate in respect of all the expenditure incurred on the treatment of COVID-19 or illness related to COVID-19 of the employee or any of the member of his family। सर्टिफिकेट, तो बेसिकली अब हम इसको कैसे याद रखते हैं, गवर्नमेंट ने क्या नोटिफाई किया, आप पॉजिटिव की रिपोर्ट दे दो, मेडिकल रिपोर्ट दे दो, नेसेसरी डॉक्यूमेंट सर जब से कोविड-19 हुआ है उससे 6 महीने तक की पूरे नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स आपको देना पड़ेगा, प्लस सर्टिफिकेशन देना पड़ेगा कि जितने भी आपने एक्सपेंडिचर किए कोविड-19 के ट्रीटमेंट से रिलेटेड। आई बात समझ, ये 3 चीजों को मैंने आपको शॉर्ट में करके बता दिया, क्लियर हुआ। अब यही चीज इन्होंने क्या किया, ध्यान दो, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज पढ़ते थे हम, याद करो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज पढ़ते थे।
इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जो पढ़ते थे उसमें ये पढ़ते थे सर, कंडीशन फॉर नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ टैक्सेबिलिटी प्रोविजन ऑफ सेक्शन 56 टू 10 ऑन अमाउंट रिसीव बाय कोविड-19 इलनेस। अब यहां पर जो अपन एक्सेप्शन पढ़ते थे, याद है? एक्सेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता था सर, जहां पर रिलेटिव से मिलता था या फिर बाय विल, गिफ्ट, याद है? वो सब अपन एक्सेप्शंस पढ़ते थे। उन्हीं एक्सेप्शंस पे हमने अमेंडमेंट भी कवर की थी। ध्यान दो सर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो। हम 12th नंबर का क्लॉज था एक्सेप्शन, एक्सेप्शन का 12th क्लॉज क्या बोलता था? देखो सर, प्रोवाइड दैट एनी सम ऑफ मनी रिसीव बाय एन इंडिविजुअल, प्लीज इंपॉर्टेंट, बाय एन इंडिविजुअल from any person in respect of any expenditure actually incurred by him on the medical treatment or treatment of any member of his family for any illness related to COVID-19 would not be chargeable to tax। यहां तक हम पहले पढ़ चुके हैं, अमेंडमेंट में कवर कर चुके हैं। यहां पर इसके आगे लिखा होता था सब्जेक्ट टू कंडीशन नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये लिखते थे सर सब्जेक्ट टू कंडीशन। इन्होंने क्या किया? सिंपल सी बात है, वो जो कंडीशन है इसको नोटिफाई किया। मैं आपको याद दिलाता हूं क्या पढ़ते थे सर, कोई भी ऐसा इंडिविजुअल है जिसको कोविड-19 के ट्रीटमेंट के लिए किसी से भी पैसा मिला, तो वो सरकार बोलती थी वो जितना भी पैसा मिला वो एग्जेम्प्ट है, चाहे वो 50,000 से ऊपर तो भी एग्जेम्प्ट है। ठीक है, ये हम पढ़ते थे, बट सब्जेक्ट टू सम कंडीशन स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब देखो सर, इन्होंने क्या क्या कंडीशन स्पेसिफाई की। देखो सर, इंडिविजुअल हैज टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। क्या क्या रिकॉर्ड रखना पड़ेगा भाई? देखो, पॉजिटिव रिपोर्ट, ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स जो हम ऊपर पढ़े, ये देखो ऊपर भी तो यही पढ़े ना सर, ये देखो ये दो पॉइंट वही है। ये देखो, पॉजिटिव रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट, ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंट, ये वही दो पॉइंट है। आगे देखो, इसमें आगे एक और बात है, क्या बोल रहा है? देखो, द डिटेल्स ऑफ द अमाउंट्स रिसीव्ड इन एनी फाइनेंशियल ईयर हैज टू बी फर्निश्ड इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट विद इन 9 months from the end of the financial year or 31st December 2022 whichever is later। मतलब प्रैक्टिकली सर 31st दिसंबर लास्ट डेट है, तब तक आपको पूरी डिटेल्स ऑफ द अमाउंट जो भी रहेगी सर प्रिस्क्राइब फॉर्म में किसको बताना है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताना है। ये क्या बोल रहे हैं भैया, जो एक इंडिविजुअल को जो भी पैसा मिला है, ठीक है, वो पैसा पूरा एग्जेम्प्ट होता है, उस पैसे पे कोई टैक्सेबिलिटी नहीं आती है। सरकार बोलती है हम अभी भी टैक्सेबिलिटी की बात नहीं कर रहे हैं, हम आपको ये बता रहे हैं सर हम अभी भी एग्जाम करेंगे प्रोवाइडेड आप पॉजिटिव की रिपोर्ट दे दो, मेडिकल रिपोर्ट दे दो, नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट कर दो, कोविड होने के 6 महीने से अंदर जितने भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है सब आप सबमिट कर दो। उसके बाद आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को विद इन 9 months फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर या तो 31st दिसंबर, दोनों में विचएवर इज लेटर, तब आप पूरे इनकम टैक्स ऑफिसर को सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब नेसेसरी जो डिटेल्स चाहिए उसको वो प्रिस्क्राइब फॉर्म में दे दो। इससे ये होगा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो आपको पैसा मिला है उसकी टैक्सेबिलिटी नहीं करेगा, ये चीज वो बता रहे हैं। आया समझ? इसके बाद अपन पढ़ते थे सर, देखो अगला होता था सर क्लॉज 13। अब यहां पर 13 में आपको याद दिलाता हूं, ये 13 में हम यहां से यहां तक पहले भी पढ़े सर, कुछ नया नहीं है। देखो, एनी सम ऑफ मनी रिसीव बाय अ मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ द डिजीज पर्सन, जो कोविड-19 के कारण मर गया होगा सर, उसके मरने के बाद उसके फैमिली मेंबर्स को क्या मिला होगा? पैसे। फ्रॉम द एम्प्लॉयर कोई लिमिट ही नहीं है। एनी अदर पर्सन हमने पढ़ा था सर 10 लाख की लिमिट है सर, ठीक है, वुड नॉट बी चार्जेबल टू टैक्स, ये हमने पहले भी पढ़ा था। ठीक है, ये कब तक मिल जाना चाहिए था? विद रिसीव विद इन 12 months एंड सब्जेक्ट टू सम अदर कंडीशंस, ये लिखा हुआ था। गवर्नमेंट ने क्या किया? नोटिफिकेशन के थ्रू ये कंडीशंस बताई। कंडीशंस क्या क्या? ध्यान दो। पहली कंडीशन, द डेथ ऑफ द इंडिविजुअल शुड बी विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ टेस्टिंग पॉजिटिव। जिस दिन वो पॉजिटिव टेस्ट हुआ उसके 6 महीने के अंदर उसकी डेथ होनी चाहिए, और 6 महीने की डेथ 6 महीने के अंदर उसकी डेथ होने के बाद देखो सर 12 महीने के अंदर पैसा मिल जाना चाहिए सर फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ। मतलब समझो आज 15 अगस्त है, ठीक है, 15 अगस्त को नहीं है, 15 अगस्त इतना अच्छा दिन है, ये दिन नहीं देखते सर। मान लो 1 अप्रैल है, ठीक है, मान लो 1 अप्रैल को किसी की डेथ हुई, तो सर 12 मंथ्स के अंदर इससे पैसा मिल जाना चाहिए, और 6 मंथ्स के अंदर, ये देखो 6 मंथ्स, ठीक है, देखो द डेथ ऑफ द इंडिविजुअल शुड बी 6 मंथ्स, 12 महीने के अंदर पैसा, और जब से वो कोविड पॉजिटिव हुआ उसके 6 महीने के अंदर क्या हो जाना चाहिए? उसकी डेथ। तो मान लो अगर मैं 1 अप्रैल को कोविड पॉजिटिव हुआ, तो इससे 6 महीने के अंदर मेरी डेथ हो जानी चाहिए, और इससे 12 महीने के अंदर मुझे पैसा, मेरी फैमिली को, मैं तो मर गया, मेरी फैमिली को पैसा मिलना चाहिए। आई बात समझ? आगे देखो,
or from the date of being clinically determined as COVID-19 case for which any sum of money has been received by the member of the family. But obviously member of the family को ही मिलेगा क्योंकि आपकी तो डेथ हो गई ना। याद रखना 6 महीने के अंदर डेथ, 12 महीने के अंदर पैसा रिसीव। उसके बाद आगे देखो, द फैमिली मेंबर ऑफ द इंडिविजुअल हैज टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। क्या क्या रिकॉर्ड रखना पड़ेगा? देखो सर सिंपल सी बात है, ये वही बात है। एक तो पॉजिटिव, कोविड पॉजिटिव की रिपोर्ट रखना पड़ेगा, ठीक है, मेडिकल रिपोर्ट रखना पड़ेगा, और मेडिकल रिपोर्ट और द डेथ सर्टिफिकेट। यहां पर तो उसकी डेथ हो गई है ना सर, तो डेथ सर्टिफिकेट भी चाहिए रहेगा। फिर यही वाला पॉइंट जो अपन इंडिविजुअल के लिए पढ़े सिमिलर है सर। आपको ये सब डिटेल्स किसको देना है सर? इनकम टैक्स ऑफिसर को देना है, ताकि सर वो आपको जितना भी पैसा मिला है उस पर टैक्सेबिलिटी ना करे। तो इन शॉर्ट दो बातें पढ़े हम, एक इंडिविजुअल के लिए पढ़े, एक एम्प्लॉय के लिए पढ़े। एम्प्लॉय के लिए अगर एम्प्लॉयर पैसा देता है तो कोई लिमिट ही नहीं है, कोई अदर पर्सन से मिलता है तो 10 लाख की लिमिट है। सर ये उसको पैसा कब तक मिल जाना चाहिए? 12 मंथ्स के अंदर मिल जाना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ। फिर कंडीशन क्या थी? कंडीशन ये कि सर जब से वो कोविड पॉजिटिव हुआ है, ये कंडीशंस नहीं आई है ना, जब से उसकी डेथ हुई है, मतलब कोविड पॉजिटिव हुआ है उसके 6 महीने के अंदर उसकी डेथ हो गई हो, सिंपल सी बात है। फिर फैमिली वालों ने सर, उसके जो फैमिली वाले हैं, उन्होंने फॉलोइंग डॉक्यूमेंट सबमिट किए, पॉजिटिव रिपोर्ट सबमिट की है सर, डेथ सर्टिफिकेट सबमिट किया है, और सर ये सब चीजें भी किसको दे दी है? इनकम टैक्स ऑफिसर को। तो जो पैसा मिला है वो टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी। देखो इससे एग्जाम में कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो नहीं आएगा, ऑब्वियस सी बात है, प्रैक्टिकल तो नहीं आएगा। इससे क्वेश्चन थ्योरेटिकल आ सकता है, तो थ्योरेटिकल के सेंस में आप इसको याद रख सकते हो, प्रैक्टिकली इसका कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं। आई बात समझ? छोटा सा था, नोटिफिकेशन था, क्लैरिफिकेशन था, इसको इन्होंने नोटिफाई करके बताया सर कि ये चीजें, ये डॉक्यूमेंट्स आपको बताने पड़ेंगे। सिर्फ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट बताया, इतना ज्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बहुत सिंपल है, आराम से 2 बार रीड करके आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। आते हैं सर 194 आर में। अब ये 194 आर की जब बात होती है ना, जबरदस्त है 194 आर, जबरदस्त है। मई 2023 में एग्जाम में क्वेश्चन आ भी चुका है सर 194 आर का, अभी भी मेरे को लगता है आ सकता है, क्योंकि बहुत जबरदस्त क्लैरिफिकेशंस आए सर, बहुत जबरदस्त क्लैरिफिकेशंस आए सर्कुलर के थ्रू, मतलब इन्होंने बहुत अच्छे से क्लैरिफाई किया, बहुत सारे केसेस बताए सर। तो इतने सारे केसेस होने के कारण, ऐसा नहीं है मैं बोल रहा हूँ पूरे केसेस आ चुके हैं, एक केस आया है अभी इनमें से, सीए वालों के में भी क्लैरिफिकेशन दिए, सीएमए वालों में भी क्लैरिफिकेशन दिए, एक केस आ चुका है और बाकी आ सकते हैं। तो मेरे हिसाब से सर ध्यान दो, अच्छे इश्यूज है, अच्छे मैटर है, मेरे हिसाब से एग्जाम के लिए ध्यान रखने वाली बात है। पहले देखो सर 194 आर, अगर आपको याद हो 194 आर, तो हमने क्या बोला था सर? इट मैंडेट्स अ पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग एनी बेनिफिट और परक्विजिट टू अ रेसिडेंट। सर कोई किसी को बेनिफिट या परक्विजिट प्रोवाइड कर रहा है किसी रेसिडेंट को, तो उसको टीडीएस काटना पड़ता है 10% ऑफ द वैल्यू और एग्रीगेट ऑफ वैल्यू बिफोर प्रोवाइडिंग। सर बिफोर प्रोवाइडिंग सच बेनिफिट ऑफ परक्विजिट, उसको प्रोवाइड करने के पहले 10% टीडीएस काटना पड़ता था, चाहे कैश में हो, चाहे काइंड में हो, कैसे भी हो, ठीक है। The benefit of perquisite may or may not be convertible into money, but should arise either from the carrying out of business or profession. Business और profession से related होना चाहिए, तो आपका TDS की बात आती थी। फिर हमने ये भी पढ़ा था सर, जो वैल्यू है अगर 20,000 से ज्यादा एक्सीड नहीं करती, वैल्यू या एग्रीगेटिव ऑफ वैल्यू 20,000 से ज्यादा एक्सीड नहीं करती, तो उस केस में 194 आर्क में TDS डिडक्ट करने की बात नहीं होती थी। ये हम पहले भी पढ़े हैं, ये हम पहले भी पढ़े हैं सर, ऐसा नहीं है ये हम नहीं पढ़े हैं, ये पढ़े हैं, यहां तक तो हर एक स्टूडेंट पढ़ा है सर, हर एक स्टूडेंट यहां तक पढ़ा है सर। तो इसके बाद जो कहानी हुई है ना सर, ये भी पहले से हम पढ़ चुके हैं कि सर ऐसा कोई इंडिविजुअल एचयूएफ जिसका बिजनेस का टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर नहीं है, और सर प्रोफेशन के केस में 50 लाख से ज्यादा नहीं है इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो उसके ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होता, ये भी हम पढ़े हैं सर। बट देखो सर, सीबीडीटी ने डिफिकल्टीज को रिमूव करने के लिए गाइडलाइंस इशू की है। अब क्या गाइडलाइंस इशू की है, आराम से देखते हैं सर क्या क्या गाइडलाइंस है। ये गाइडलाइंस इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो सर क्या क्या है। क्वेश्चन 1 देखो, इट इज नेसेसरी दैट द पर्सन प्रोवाइडिंग बेनिफिट ऑफ परक्विजिट नीड टू चेक इफ द अमाउंट इज टैक्सेबल अंडर सेक्शन 28 क्या था? सेक्शन 28 पीजीवीपी का चार्जिंग सेक्शन है सर, बिफोर डिडक्टिंग टैक्स अंडर 194 आर। ये बोल रहे हैं जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को बेनिफिट या परक्विजिट दे रहा है, तो आपने तो बोला सर बिजनेस और प्रोफेशन से रिलेटेड होना चाहिए, तो सर जब वो बिजनेस और प्रोफेशन से हम चेक करने जाते हैं रिलेटेड है कि नहीं, तो क्या सेक्शन 28 पहले चेक करें? इन्होंने बोला नो सर, ऐसा कुछ नहीं है सर कि वो सेक्शन 28 में ही कवर हो सकता है वो सेक्शन 41 सबसेक्शन 1 में कवर हो जाए,
डीम्ड प्रॉफिट, याद है ना सर, डीम्ड इनकम, सर सेक्शन 41 डीम्ड इनकम। तो ये बोले देखो क्या, द डिडक्टर इज नॉट रिक्वायर्ड टू चेक वेदर द अमाउंट ऑफ बेनिफिट ऑफ परक्विजिट दैट ही इज प्रोवाइडिंग वुड बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ रेसिपिएंट अंडर सेक्शन 28 सबसेक्शन 4। द अमाउंट वुड बी टैक्सेबल, देखो, द अमाउंट कुड बी टैक्सेबल अंडर एनी अदर सेक्शंस लाइक, ये एग्जांपल भी दे रहे हैं सर, हो सकता है दूसरे सेक्शन में टैक्सेबल हो जाए। सेक्शन 194 आर कास्ट एन ऑब्लिगेशन ऑन द पर्सन रिस्पांसिबल फॉर प्रोवाइडिंग एनी बेनिफिट और perquisite to a resident to deduct tax at the source of at the rate of 10%. There is no further requirement, कोई further requirement नहीं है to check whether the amount is taxable in the hands of recipient or under which section it is taxable. आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि किस सेक्शन में वो बेनिफिट ऑफ परक्विजिट सामने वाले के हाथ में टैक्सेबल है। अगर आपने उसको बेनिफिट ऑफ परक्विजिट दिया तो आपको टीडीएस 194 आर में काटना है, मींस काटना है। वो जो सामने वाले की इनकम है वो कहाँ टैक्सेबल हो रही है उससे आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। समझ आया? ये पहला था। क्वेश्चन 2 देखो, इज इट नेसेसरी दैट द बेनिफिट ऑफ परक्विजिट मस्ट बी इन काइंड फॉर सेक्शन 194 टू ऑपरेट? नो सर, ऐसा कहीं नहीं लिखा है सर। इन कैश भी हो सकता है, इन काइंड भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। तो देखो इन्होंने फर्स्ट प्रोविजन टू सेक्शन 194(1) से क्लियर किया, क्लियरली indicates the intent of legislator that there could be also situation where the benefit of perquisite is in cash or the benefit of perquisite is in kind, partly in cash, partly in kind, चाहे जो भी हो जाए। इन्होंने बोला सेक्शन 194 clearly brings in its scope the situation where the benefit or perquisite is in cash or in kind, partly in cash, partly in kind। इन्होंने बोला कोई फर्क नहीं पड़ता, कैश में हो, काइंड में हो, आधा कैश हो, आधा काइंड हो, इन्होंने बोला 194 का इंप्लीकेशन होगा। ये बात समझ आई? आगे बढ़ते हैं, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सर, लिटरली बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखो, इज देयर एनी रिक्वायरमेंट टू डिडक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 194 आर वेयर द बेनिफिट ऑफ परक्विजिट इज इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल एसेट? इन्होंने बोला सर अगर कोई किसी को बेनिफिट या परक्विजिट दे रहा है बट वो जो बेनिफिट ऑफ परक्विजिट सामने वाले को हम दे रहे हैं वो एक कैपिटल एसेट है। कैपिटल एसेट मतलब गोल्ड दे दिए सामने वाले को, आप समझो सर कोई अच्छा काम किया हम उसे गोल्ड दे दिए, तो बात ये हो रही है सर क्या अब 194 आर का इंप्लीकेशन आएगा कि नहीं आएगा? देखो, as has been stated in answer to question number 1, there is no requirement to check whether the perquisite or benefit is taxable in the hands of recipient and the section under which it is taxable। आपको ये चेक करने की जरूरत ही नहीं है कि recipient के हाथ में किस हेड में टैक्सेबल है, कौन सी इनकम है। The asset given as benefit of perquisite may be a capital asset in general sense of the term like car, land, etc. But in the hands of recipient, it is benefit of perquisite and hence has accordingly been held to be taxable। इन्होंने बोला सर कोई फर्क नहीं पड़ता आप वो उसके हाथ में कैपिटल एसेट है कि नहीं, अगर आपने बेनिफिट ऑफ परक्विजिट दिया तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। In any case, the deductor is not required to check, not required to check if the benefit of perquisite is taxable in the hands of recipient। है कि नहीं टैक्सेबल इससे भी मतलब नहीं है। अगर आपने बेनिफिट ऑफ परक्विजिट दिया चुपचाप टैक्स लगा दो सर, टीडीएस काट दो सर 194 आर में। Thus, the deductor is required to deduct tax under section 194 R in all cases where benefit of perquisite of whatever nature is provided। कोई भी नेचर का हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको टीडीएस काटना है। ठीक है, आगे देखो कुछ खास बातें सर एग्जाम में आने के बहुत स्कोप है इन सबके। If the loan settlement या waiver by a bank is to be treated as benefit perquisite, it will lead to an hardship as the bank would need to incur the additional cost of tax deduction in addition to the haircut that he has taken। Will section 194 apply in such a situation? आराम से समझो ये क्या बोल रहे हैं। अगर बैंक वाले ने सामने किसी पार्टी का किसी कस्टमर का सर लोन को वेव कर दिया है या लोन का सेटलमेंट कर दिया है तो आपने सामने वाले को बेनिफिट प्रोवाइड किया है क्योंकि भाई उसका पैसा देने का बनता था। आपने उसको क्या बोला, जा यार हम तेरे से पैसे नहीं लेते, आपने वेव कर दिया तो ये वेव उसके लिए बेनिफिट है सर, चाहे कैश में हो काइंड में हो बेनिफिट है। तो बेनिफिट ये जो बैंक सामने वाली पार्टी को प्रोवाइड कर रहा है तो इस बेनिफिट पे क्या बैंक को टीडीएस डिडक्ट करना है कि नहीं करना है ये पूछा जा रहा है। देखो, the amount representing principal loan waived by the bank under one-time settlement scheme would constitute income falling under section 28 subsection 4 relating to the value of any benefit or perquisite arising from business or exercise of profession। However, यहाँ से काम कर, it has been clarified with circular this that one-time loan settlement with the borrower or waiver of the loan granted
on reaching settlement with the borrower by the following would not be subjected to TDS. would not be subjected, not be लिखा हुआ है सर, मतलब बैंक्स वन टाइम सेटल कर रहे हैं, लोन वेव कर रहे हैं, तो इन सब केसेस में टीडीएस 194 आर का एप्लीकेबल नहीं होगा सेक्शन, ध्यान रखने वाली बात। ठीक है, बाकी तो ये बैंक्स वगैरह के नाम दिए हुए हैं, सिंपल है, समझ आया। आगे देखते हैं, हाउ इज द वैल्यूएशन ऑफ बेनिफिट ऑफ परक्विजिट रिक्वायर्ड टू बी कैरिड आउट। भाई जो सामने वाले को आपने बेनिफिट या परक्विजिट दिया है उसकी वैल्यू कैसे डिटरमाइन की जाएगी। सरकार ने बोला भैया इसमें क्या सोचने वाली बात है, ये मार्केट वैल्यू ले लेंगे। एक आदमी ने बोला भैया नहीं, जो हम सामने वाले को बेनिफिट या परक्विजिट प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी फेयर मार्केट वैल्यू पता नहीं चल सकती। सरकार बोली कोई बात नहीं, फिर हम ये चेक करेंगे सर कि आपने जो आदमी, जैसे मान लो वर्धमान सर, ध्यान से समझना, वर्धमान सर मिस्टर एक्स उसको वैल्यू ऑफ बेनिफिट ऑफ परक्विजिट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो पहला केस तो सिंपल ये है, फेयर मार्केट वैल्यू ले लो। अगर फेयर मार्केट वैल्यू नहीं ले पा रहे हो तो सर उस केस में सरकार बोलेगी क्या वो बेनिफिट या परक्विजिट जो वर्धमान सर एक्स को देने वाले हैं वो वर्धमान सर कहीं से परचेस करके लाए हैं। अगर मैं परचेस करके लाया हूं, ध्यान दो, अगर मैं परचेस करके लाया हूं तो सरकार बोलती है परचेस प्राइस ले लेंगे भाई। अब मान लो वर्धमान सर, ठीक है, देखो ध्यान दो, द बेनिफिट ऑफ परक्विजिट प्रोवाइडर मैन्युफैक्चर सच आइटम, वर्धमान सर कहीं से खरीद के नहीं लाए हैं, वर्धमान सर खुद बनाते हैं। तो सरकार बोलती देखो तुम खुद बनाते हो तो कल के दिन चलो ठीक है तुमने मिस्टर एक्स को बेनिफिट या परक्विजिट दिया, एक्स के अलावा वाई को क्या तुम बेचते हो। मैं बोला हाँ मैं तो वाई को बेचता हूं। तो सरकार बोली वर्धमान सर जो प्राइस चार्ज करते हैं अपने कस्टमर को वो वैल्यू ले ली जाएगी, वैल्यू ऑफ बेनिफिट ऑफ परक्विजिट। समझ आया, बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको एग्जांपल देके बताया। ठीक है, आगे देखो, it has been further clarified that GST will not be included for the purpose of valuation of benefit of perquisite। सर होना भी नहीं चाहिए, जीएसटी कंपोनेंट पे टीडीएस कभी नहीं होता है, होता ही नहीं है। अच्छा वो लिख भी दिए बट होता भी नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, मेनी अ टाइम्स, देखो यही तो एग्जाम में आया था सर। Many a times a social media influencer is given a product of the manufacturing company so that he can use the product and make audio video to speak about the product in social media। कर ही रहे, पेड प्रमोशन आप लोग जानते हो इंस्टाग्राम में हो रहा है, कहाँ नहीं करते हैं, इंस्टाग्राम में करते हैं, फेसबुक में करते हैं, स्नैप में करते हैं, यूट्यूब में करते हैं, शॉर्ट्स में करते हैं, हर जगह तो कर रहे हैं। इन दिस प्रोडक्ट, इज दिस प्रोडक्ट गिवन टू द सच इन्फ्लुएंसर अ बेनिफिट ऑफ परक्विजिट। जो आप इन्फ्लुएंसर को वो प्रोडक्ट दे रहे हो क्या वो बेनिफिट परक्विजिट कहलाएगा, ये डिपेंड करेगा। देखो ये लिखा है इन्होंने, डिपेंड करता है। डिपेंड किस चीज पे करता है पता है, जिसको मैंने पेड प्रमोशन के लिए दिया है, क्या वो आदमी, ध्यान से सुनना, क्या वो आदमी उस चीज का, क्या वो आदमी वो चीज रख लेगा या मुझे वापस करेगा। मान लो वर्धमान सर, ध्यान देना, वर्धमान सर मिस्टर एक्स को अपनी बुक प्रमोट करने के लिए दिए, ले भाई मेरी टैक्स की बुक प्रमोट कर दे, क्या वो टैक्स की बुक मिस्टर एक्स रख लेगा या मुझे रिटर्न करेगा, इस पे डिपेंड करता है। अगर वो रख लेगा तो सेक्शन 194 का इंप्लीकेशन आ जाएगा, और अगर वो मुझे रिटर्न कर देगा तो सेक्शन 194 का इंप्लीकेशन नहीं आएगा। ध्यान दो सर, कहां गया यार मैं, देखो, इन केस ऑफ अ बेनिफिट ऑफ परक्विजिट बीइंग अ प्रोडक्ट लाइक कार, मोबाइल, आउटफिट, कॉस्मेटिक्स, ये सब चीजें होती है। इफ द प्रोडक्ट इज रिटर्न आफ्टर यूजिंग फॉर द पर्पस ऑफ रेंडरिंग सर्विसेज देन इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज बेनिफिट ऑफ परक्विजिट। रिटर्न होना चाहिए, अगर रिटर्न नहीं हो रहा है, रिटेन्ड है, सामने वाला प्रोडक्ट आपका रख लिया है, तो सरकार बोलती है भैया फिर ये बेनिफिट ऑफ परक्विजिट और इस पे टीडीएस 194 आर का एप्लीकेबल हो जाएगा। समझ आया, आगे बढ़ते हैं सर। आओ, क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है सर, सेक्शन 194 आर प्रोवाइड्स दैट इफ द बेनिफिट ऑफ परक्विजिट इज इन द काइंड और पार्टली इन काइंड एंड कैश इज नॉट सफिशिएंट टू मीट द टीडीएस। सिंपल सी बात है, हमने किसी को बेनिफिट या परक्विजिट दिया, वो पार्टली इन काइंड है या तो पूरा ही काइंड में है, तो सर टीडीएस काटने के लिए तो कैश होना चाहिए ना सर। देखो मैं किसी को, ध्यान से सुनना, मैं किसी को एप्पल का मोबाइल दे दिया 1 लाख रुपए का, अब अगर मैं किसी को बेनिफिट परक्विजिट एप्पल का मोबाइल 1 लाख रुपए का दे रहा हूं, तो सर बात ये है कि सर मेरे को इसमें 10% टीडीएस काटना है, तो 10% टीडीएस मतलब 10,000 टीडीएस तो काटना है ना। अब मैं उसको फोन दे रहा हूं, तो मैं ये थोड़ी बोलूंगा भाई
मेरे को टीडीएस काटना था, तो तेरे फोन का ना एक काम करता हूँ, तेरे फोन का चार्जर, ईयरपॉड और जो भी चीजें वो सब मैं रख लेता हूँ। तो मैं तेरे को फोन के साथ एक्स्ट्रा चीजें दिया था जिसके कारण टोटल 1 लाख रुपए हुआ था। तो 10,000 रुपए मेरा रिकवर हो जाएगा, मैं गवर्नमेंट को टीडीएस दे दूंगा। ऐसा तो नहीं बोल सकता ना मैं किसी को, ये तो नहीं हो पाएगा ना। तो बात यही आ रही है सर कि आपके पास इतना कैश ही नहीं है कि आप 194 आवर का टीडीएस पे कर पाओ। देन द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग सच बेनिफिट ऑफ परक्विजिट इज रिक्वायर्ड टू इंश्योर, उसको रिक्वायर्ड है टू इंश्योर दैट द टैक्स रिक्वायर्ड इज टू बी डिडक्टेड एंड हैज बीन पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच बेनिफिट ऑफ परक्विजिट before releasing the benefit of perquisite. How such person be satisfied that tax has been deposited? How can such person be satisfied? अब समझो, ध्यान से सुनना। वर्धमान सर ने मिस्टर एक्स को आईफोन दिया, ठीक है, आईफोन दिया, 1 लाख का दिया। अब बात ये, आईफोन जब 1 लाख का दिए वर्धमान सर, तो बात ये कि बेनिफिट ऑफ परक्विजिट टीडीएस काटना है सर, 10% टीडीएस। अब बात ये 10% टीडीएस मतलब 10,000। अब बात ये हो रही है, ये 10, पहला क्वेश्चन, ये 10,000 कैसे होगा, ये 10,000 कहां से आएगा? क्योंकि वर्धमान सर का तो बैंक, वर्धमान सर का तो गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना है ना 10,000, तो ये 10,000 आएगा कहां से, पहला क्वेश्चन। दूसरी बात, मिस्टर एक्स कैसे इंश्योर करेगा कि वर्धमान सर ये 10,000 रुपए गवर्नमेंट को जमा कर दिए? दो क्वेश्चन की बातें किया सर। एक, वर्धमान सर के पास 10,000 कहां से आएगा टीडीएस के लिए डिपॉजिट करने के लिए? दूसरा, मिस्टर एक्स अपने आप को इंश्योर कैसे करेगा कि ये 10,000 गवर्नमेंट को जमा हो गया? ये दो क्वेश्चन है सर इसमें, ठीक है। तो आओ देखते हैं क्या है आंसर, ध्यान देना सर। The requirement of the law is that if a person is providing benefit in kind to a recipient and the tax is required to be deducted under section 194R, the person is required to ensure that the tax required to be deducted has been paid by the recipient. Such recipient would pay tax in the form of advance tax. The tax deductor may rely on a declaration along with a copy of the advance tax payment challan provided by the recipient confirming that the tax required to be deducted to the benefit of perquisite has been deposited. क्या बोलना चाह रहा है सर? अब देखो, the person is required to ensure that the tax required to be deducted has been paid by the recipient. रेसिपिएंट पे किया है और सच रेसिपिएंट किस फॉर्म में पे करेगा? इन द फॉर्म ऑफ एडवांस टैक्स। वो एडवांस टैक्स के फॉर्म में पे करेगा। अब देखो हुआ क्या, ध्यान से सुनना। मेरे वाले एग्जांपल में मिस्टर एक्स जो है, ये जो 10,000 मेरे को, भाई मेरे पास तो 10,000 नहीं है ना, मैंने तो उसको आईफोन दे दिया ना, काइंड में दे दिया, तो मुझे तो 10,000 का टीडीएस जमा करना है। तो मिस्टर एक्स क्या करेगा, वर्धमान सर को 10,000 रुपए एज एन एडवांस टैक्स पैसा देगा और वर्धमान सर इसको जमा कर देंगे। यही तो लिखा है ना, ये देखो, such recipient would pay tax in the form of advance tax. The tax deductor may rely on the declaration along with a copy of the advance tax payment challan provided by the recipient confirming that the tax required to be deducted on the benefit perquisite has been deposited. वो एज अ एडवांस टैक्स 10,000 रुपए डिपॉजिट करेगा चालान वगैरह के थ्रू, और वो मुझे प्रूफ देगा कि देख भाई, अब वो 10,000 रुपए आईफोन तो तू मुझे दे दिया था, अब क्वेश्चन ये था कि 10,000 देना है, तो एक काम करता हूँ, इस आईफोन पे 10,000 जो है ना, मैं जाके एडवांस टैक्स जमा कर देता हूँ, ठीक है। आगे देखना, दिस वुड बी देन रिक्वायर्ड टू बी रिपोर्टेड इन द टीडीएस रिटर्न with the challan number and this year form 26Q has been provided including with such transactions. ये क्लरिकल मतलब ऑफिस से रिलेटेड बात है, जब आप ऑफिस में काम करोगे तो ये काम आएगा सर, ठीक है, कि फॉर्म 26Q में ये प्रोविजन को इंक्लूड किया फॉर रिपोर्टिंग पर्पस। आया समझ? In the alternative, as an option to remove difficulty, if any, the benefit provider may deduct the tax under section 194R and pay to the government. गवर्नमेंट बोलती है भाई सुनो, अगर मिस्टर एक्स नहीं करता, टीडीएस पे नहीं करता, 10,000 रुपए एडवांस टैक्स के फॉर्म में जमा नहीं कराता, तो वर्धमान सर भी खुद जाके डिपॉजिट करवा सकते हैं टीडीएस, अपने जेब से 10,000 देके डिपॉजिट करवा सकते हैं। The tax should be deposited after taking into account the fact that the tax has been paid by him as TDS is also a benefit under section 194R in the form 26Q. आया समझ? सिंपल। आगे देख लो, कंपनी ए गिफ्ट्स अ कार टू इट्स डीलर बी, ठीक है, एंड द डिडक्टेड टैक्स ऑन इट्स बेनिफिट अंडर सेक्शन 194R। कंपनी ए गिफ्ट्स अ कार टू इट्स डीलर बी, गिफ्ट किए कार और उस पर टीडीएस काट दिया। डीलर बी यूजेस दिस कार इन हिज बिजनेस,
विल ही गेट डिडक्शन फॉर डेप्रिसिएशन इन कैलकुलेटिंग हीज इनकम अंडर द हेड पीजीपी? आपसे ये पूछा जा रहा है सर कि उसको जो कार मिली है गिफ्ट में, कार जो गिफ्ट में मिली है, इस गिफ्ट वाली कार पे क्या वो डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहा है? क्लेम कर सकता है कि नहीं कर सकता? आप बोलोगे सर ये क्वेश्चन अराइज ही क्यों होता है? ये क्वेश्चन इसलिए अराइज होता है सर क्योंकि उसको गिफ्ट में कार मिली है, तो उसकी वैल्यू जो है ना, उस वैल्यू पे क्वेश्चन है कि वैल्यू कहां से आएगी, किस वैल्यू पे वो डेप्रिसिएशन लेगा। It has been clarified this circular that once a company A has deducted tax on gifting of car in accordance with section 194R or released the car after dealer B showed him payment of tax on such benefit and dealer B has included this benefit as income in his income tax return, it would be deemed that the actual cost of the car for the purpose of section 32 shall be the amount of benefit included by dealer B as income in his income tax return. सिंपल सी बात है, जितने वैल्यू की कार वो अपनी रिटर्न फाइल करते टाइम बैलेंस शीट में एज एन एसेट दिखाएगा, उतने ही वैल्यू पे वो डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता है। Hence, dealer B can get depreciation on the fulfillment of other condition for claiming depreciation. ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है? सेक्शन 194R would come into effect from 1st July 2022. It provides that the provision of this section does not apply where the value or the aggregate value of the benefit or perquisite provided or is likely to be provided to a resident during the financial year does not exceed 20,000. It is not clear how the limit of 20,000 is to be computed for the financial year 22-23. सर नवंबर वालों के लिए तो बेहद काम का है सर, बेहद काम का है कि ये 20,000 के लिमिट, भाई ये देखो ये प्रोविजन आया 1 जुलाई 2022 को, तो बात ये है कि सर ये जो 20,000 की लिमिट देखना है, ये कब से देखना है? 1 जुलाई से देखना है कि जब सर प्रीवियस ईयर स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल से देखना है? तो इन्होंने देखो यही चीज क्लैरिफाई किया। इट हैज बीन क्लैरिफाइड दैट सिंस द थ्रेशोल्ड ऑफ 20,000 इज इन विथ रिस्पेक्ट टू द फाइनेंशियल ईयर, पहली चीज इंपॉर्टेंट, ये 20,000 फुल ईयर का है। पहली चीज तो ये समझ लो ये 20,000 फुल ईयर का है। कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू और एग्रीगेट ऑफ वैल्यू ऑफ द बेनिफिट ऑफ परक्विजिट triggering deduction under section 194R has to be counted from 1st April 2022। एग्जाम में इसका क्वेश्चन डेफिनेटली बन सकता है। Hence, if the value of the aggregate of value of the benefit of perquisite provided or likely to be provided to a resident exceed 20,000 during the financial year 2023, including the period up to 30 June। इंक्लूडिंग द पीरियड इसलिए बोला सर क्योंकि ये 1 जुलाई से तो ये प्रोविजन आया है, तो सर 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक भी अगर कोई बेनिफिट ऑफ परक्विजिट प्रोवाइड किया गया है तो उसको भी 20,000 की लिमिट में इंक्लूड करेंगे। द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 194R shall apply on the benefit of perquisite provided on and after 1 July 2022। The benefit of perquisite which has been provided on or before 30 June would not be subjected to tax deduction under 194R। अब बड़ी मजेदार बात है, इन्होंने बोला सर 20,000 की लिमिट के लिए हम पूरा 1 अप्रैल से देखेंगे, ठीक है, बट सर जब बात आएगी टीडीएस डिडक्ट करने की तो डिडक्ट तो हम सर उसके बाद जो 30 जून के बाद ही जो बेनिफिट या परक्विजिट प्रोवाइड किया गया है उसी वैल्यू पे हम क्या करेंगे, टीडीएस काटेंगे। दो बातें सर ध्यान दो, जब हम बात कर रहे हैं 20,000 की थ्रेशोल्ड लिमिट देखने के लिए तो वो हम कब से काउंट करेंगे, 1 अप्रैल 2022 से। क्लियर है सबको, एकदम क्लियर, ठीक है। The provision of section 194R shall apply on any benefit of perquisite provided on and after 1 July 2022। सेक्शन 194R तो तभी एप्लीकेबल होगा जब 1 जुलाई के बाद अगर कोई बेनिफिट या परक्विजिट प्रोवाइड किया गया है। तो समझो सर, मान लो 1 अप्रैल 2022 से लेके 30/6/2022 ठीक तक मान लो 15,000 का बेनिफिट या परक्विजिट दे दिया गया। उसके बाद सर मान लो 1 जुलाई 2022 से लेके 31 मार्च 2023 तक मान लो 15,000 का और बेनिफिट ऑफ परक्विजिट प्रोवाइड किया गया। सरकार बोलती है भैया इस केस में आप देखेंगे तो टोटल मिला के कितना हो गया 30,000, तो 20,000 की लिमिट से ज्यादा एक्सीड हो गया। अब जो 20,000 से ज्यादा की लिमिट एक्सीड हो गई उस पर हम 194R एप्लीकेबल कर देंगे। पर ये 194R एप्लीकेबल किस टाइम पीरियड में करेंगे सर पता है, 1 अगस्त से लेके 31 मार्च
तक के बीच में जो बेनिफिट या परक्विजिट प्रोवाइड किया गया है उसी पे 194 आर एप्लीकेबल करेंगे। मतलब ये प्रैक्टिकली ये बोलना चाह रहे हैं सर, ये जो 15,000 है, जो आपने 15,000 का इस टाइम प्रोवाइड किया है, इस 15,000 में से, ठीक है, इस 15,000 में से ही टीडीएस आएगा 194 आर में। यही तो बोले ना सर, देखो, द बेनिफिट ऑफ परक्विजिट विच आर प्रोवाइडेड ऑन और बिफोर 30 जून 2022 वुड नॉट बी सब्जेक्टेड टू टैक्स डिडक्शन। तो टैक्स डिडक्शन की बात तो किस में आ जाएगी सर? ये 15,000 वाले में ही आएगी। आई बात समझ? इसमें नहीं आएगी टीडीएस की बात। बट जब लिमिट के लिए देखना है तो दोनों को देखेंगे। समझ आया? लिमिट चेक करने के लिए दोनों को देखेंगे, टीडीएस काटने के लिए 1 जुलाई से देखेंगे। ठीक है, ध्यान रखना सर। ठीक है, अच्छा पॉइंट है, मेरे को लगता है एग्जाम में आने के चांसेस है, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, ध्यान रखना सर, ये अच्छा पॉइंट है, मेरे हिसाब से अच्छा पॉइंट है। अगला देखो, वेदर इशू ऑफ बोनस शेयर, राइट शेयर इज द बेनिफिट ऑफ परक्विजिट इफ इशूड बाय अ कंपनी इन विद द पब्लिक आर सब्सटैंशियली इंटरेस्टेड। मतलब पब्लिक कंपनी की बात हो रही है। वेदर टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड अंडर 194 आर। इन्होंने ये पूछा सर, क्या बेनिफिट ऑफ परक्विजिट जो प्रोवाइड किया जा रहा है उस बेनिफिट या परक्विजिट पे जो बोनस शेयर और राइट शेयर के फॉर्म पे है, क्या इस पे 194 आर का टीडीएस का इंप्लीकेशन है कि नहीं है? तो देखो इन्होंने क्या बोला, in case of a bonus share which are issued to all the shareholder by a company in which the public are substantially interested, it has been represented that it does not result in any benefit to the shareholder as the overall value and the ownership of their shareholding does not change। लो भाई, बड़ी अच्छी बात बोल रहे हैं लोग। ये जो आप बोनस शेयर शेयर होल्डर्स को देते हो, इससे शेयर होल्डर्स की खुद की वैल्यू पे कोई चेंज नहीं आता है सर। ठीक है, वही बोल रहे हैं सर, डज नॉट रिजल्ट इन एनी बेनिफिट ऑफ परक्विजिट एज द ओवरऑल वैल्यू एंड द ओनरशिप ऑफ देयर होल्डिंग डज नॉट चेंज। फर्दर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ बोनस शेयर इज टेकन एज निल। कैपिटल गेन में अपन निल लेते हैं while computing when the share is sold. Similarly, representation has been received seeking clarity on issue of right share। देखो बोनस शेयर से रिलेटेड इन्होंने क्लैरिफाई किया कि भैया देखो 194 आर का इंप्लीकेशन नहीं है। अब बात आ रही है राइट शेयर के केस में, तो इन्होंने बोला देखो, इट हैज बीन क्लैरिफाइड विद सर्कुलर नंबर दिस दैट द टैक्स अंडर 194 इज नॉट रिक्वायर्ड to be deducted on the issue of bonus or right share by the company in which the public are substantially interested, where the bonus share are issued to all the shareholder by such a company or the right share are offered to the all the shareholder by such a company as the case may be। मतलब इन्होंने एकदम क्रिस्टल क्लियर किया कि बोनस शेयर और राइट शेयर के केस में 194 आर का इंप्लीकेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका कहना है कि सर ओवरऑल वैल्यू या ओनरशिप उनकी चेंज नहीं होगी शेयर होल्डर की, वो वैसे के वैसे ही रहेगी, इसलिए 194 आर का इंप्लीकेशन नहीं आएगा। ये सीए वालों में ना 194 आर का इतना था, बट सीएमए वालों में भी ना 194 आर की कुछ बातें दी हुई है जो मेरे को लगता है एग्जाम्पल बड़े प्यारे दिए हुए हैं, जो एग्जाम में आने के बेहद चांसेस है, चाहे सीए वालों के चाहे सीएमए वालों के, बहुत अच्छे हैं। तो देखो सर, कुछ इनके भी क्लैरिफिकेशन जो है वो देखते हैं सर, अच्छे एग्जाम्पल्स है। ये वाला पॉइंट हमने कवर कर लिया है, ये पॉइंट हमने कवर कर लिया, ये वाला पॉइंट बड़ा प्यारा है, इंपॉर्टेंट है सर। मैं तो सीए वालों के लिए और सीएमए वालों दोनों के लिए बोलूंगा इंपॉर्टेंट है। वेदर सेल डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, रिबेट्स आर द बेनिफिट ऑफ परचेज। सेल डिस्काउंट जानते हो, कोई आदमी माल बेचता है वो डिस्काउंट देता है, कैश डिस्काउंट दे रहा है सर, रिबेट्स दे रहा है सर, तो क्या वो बेनिफिट ऑफ परक्विजिट माना जाएगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे पॉइंट है सर, ध्यान दो। सेल डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, रिबेट अलाउड टू कस्टमर फ्रॉम द लिस्टेड रिटेल प्राइस रिप्रेजेंटेड लेसर रियलाइजेशन ऑफ द सेल प्राइस इटसेल्फ। ऑब्वियसली बात है सर, 100 रुपए का गुड्स है, अगर मैंने सर सेल डिस्काउंट 10% दिया तो मेरे को रियलाइज कितना होगा? 90। To that extent, purchase price of the customer is also reduced। Purchase price कम हो जाती है सर। Logically, there are also benefits though related to sale and purchase। देखो सर ध्यान दो, लॉजिकली दिस आर ऑल्सो बेनिफिट्स, ये बेनिफिट्स हैं, ये बेनिफिट्स हैं, इन लोग ये मना नहीं कर रहे हैं बेनिफिट्स नहीं है। भाई सामने वाले को तो फायदा मिला ना, 100 की चीज 90 में मिल गई, उसको तो फायदा है। Since TDS 194R is applicable on all forms of benefit of perquisite, tax is required to be deducted। However, ध्यान दो, यहां से काम कर। However, it is seen that subjecting this to tax deduction would put seller to difficulty। इससे seller को दिक्कत होगी। To remove such difficulty, it is clarified that no tax is required to be deducted under section 194 on sale discount, cash discount, rebate allowed to customer। Very, very, very important।
एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट आ सकता है सर, एग्जाम में डेफिनेटली आ सकता है। और इन्होंने इस चीज को एग्जाम्पल से ही बताया, बहुत अच्छा लगा। देखो, देयर कुड बी अनदर सिचुएशन वेयर द सेलर इज सेलिंग आइटम्स फ्रॉम इट्स स्टॉक इन ट्रेड टू अ बायर। अपने स्टॉक से सर बायर को माल बेच रहा है। द सेलर ऑफर टू आइटम्स फ्री विद द परचेज ऑफ 10 आइटम्स। ओहो, ये तो मार्केट में बहुत चलता है सर, कि आप 10 चीजें खरीदो, इसके साथ 2 फ्री हो जाएगा। आप 20 खरीदो, इसके साथ 5 फ्री हो जाएगा। ऐसा बहुत चलता है। कपड़ों में तो बहुत चलता है सर, बहुत चलता है। आप जैसे, मैं आपको एक बता रहा हूँ, कुटॉन्स करके ब्रांड, उसमें लिखा रहता है सर 2 कपड़े खरीदो नेक्स्ट 3 फ्री है। ऐसे बहुत बहुत है सर ब्रांड्स जो ये करते हैं। In substance, the seller is actually selling 12 items at a price of 10 items. Yes. Let us assume that the price of each item is 12 rupees. हर एक प्राइस की अगर हर एक आइटम की प्राइस कितनी हो गई? 12 रुपए। In this case, the selling price for the seller would be 120 for 12 items. सर, अगर वो 12 आइटम बेचता तो 12 आइटम का सर कितना चार्ज कर लेता? 120। कैसे समझो? आप समझो, 10 आइटम को वो सामने वाले से चार्ज कर रहा है, 2 आइटम फ्री में दे रहा है, तो 10 आइटम का 12 से मल्टीप्लाई किया तो 120 हो गया। अब ये जो 120 है, ये तो कहीं ना कहीं 12 का चार्जेस है ना सर, क्योंकि 10 + 2 हो गया 12। सर को यहां पर जाना चाहिए, क्योंकि ये 12 के चार्ज हो गए। आगे देखो, फॉर बायर ही हैज परचेज 12 आइटम्स एट अ प्राइस ऑफ 10, जस्ट लाइक अ सेलर द परचेज फॉर द just like seller, the purchase price for the buyer is 120 for 12 items, and he is expected to record so in his books. In such a situation, again there would be difficulty in applying section 194 R provision. Hence, to remove difficulty, it is clarified that on the basis of the above fact, no tax is required to be deducted under section 194 R. मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है, ये तो एग्जाम्पल ही इंपॉर्टेंट है सर, एग्जाम में आ सकता है। अगर आप इसको नहीं देख के रहोगे ना सर, तो होगा ये कि आपको फिर पता चला टीडीएस में वहां जाके दिक्कत आ रही है कि सर 194 आर के क्वेश्चन ही नहीं बन रहे। कल के दिन फिर आपको परेशानी हो सकती है। मेरे हिसाब से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज आप इसको जरूर देख के जाएं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे देखो, however it is clarified that situation is different when free samples are given and the above relaxation would not apply in situation of a free samples। ओ भैया, फ्री सैंपल के केस में ये अप्लाई नहीं होगा, ये अप्लाई नहीं होगा, मतलब सेक्शन 194 आर एप्लीकेबल हो जाएगा। ध्यान रखना सर, ध्यान रखना सर इस चीज को, 194 आर एप्लीकेबल है ऑन द फ्री सैंपल्स। ठीक है, सिमिलरली दिस रिलैक्सेशन शुड नॉट बी एक्सटेंडेड टू अदर बेनिफिट्स provided by the seller in connection with its sin. देखो, this relaxation should not be extended, should not be extended. Example देखो, when a person sponsor trip for the recipient, sponsor कर रहा है trip for a recipient and he is a relatives upon achieving certain targets। ये होता ही है सर सेल में टारगेट, जैसे आप कभी सेल डिपार्टमेंट में जाओगे, इन केस कभी आप सेल वाले टीम में जाओगे काम करने, तो जो आपको टारगेट दिया गया, अगर आप वो टारगेट अचीव करते हो तो एम्प्लॉयर आपको सर ट्रिप वगैरह स्पॉन्सर करता है, घूमने वगैरह भेजता है सर। ठीक है, सर्टन टारगेट्स, और व्हेन अ पर्सन प्रोवाइड्स फ्री टिकट फॉर एन इवेंट, ये भी हो सकता है सर आपको टिकट वगैरह प्रोवाइड की जाए इवेंट्स वगैरह के, स्टैंड अप के, कोई कंसर्ट के। तो देखो, the relaxation provided for non-deduction of tax for sales discount and rebate is only on those items and should not be extended to others. Should not be extended to others. मतलब ये आपको जो घूमने के लिए टिकट्स है या इवेंट के लिए कोई टिकट्स है, इन सब में सर बेनिफिट्स नहीं प्रोवाइड होगा, सेक्शन 194 आर एप्लीकेबल हो जाएगा। It is further clarified that this benefit of perquisite may be used by the owner, director, employee of the recipient entity or the relative who in their individual capacity may not be carrying on business or profession or business or exercising a profession. However, the tax is required to be deducted by the person in name of the recipient entity since the uses by the owner, director कोई भी यूज करे, आपको टीडीएस काटना है। तो इन शॉर्ट ये क्या बोल रहे हैं मैं आपको फटाफट क्रक्स करके बताता हूँ, ध्यान से सुनना, फटाफट क्रक्स बताता हूँ मैं आपको। इन्होंने बोला सर सेल्स डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, रिबेट, इस पे टीडीएस नहीं होगा, फ्री सैंपल दोगे टीडीएस होगा सर। आपने ये स्पॉन्सर किया कोई ट्रिप वगैरह या इवेंट के टिकट्स वगैरह दी, इसमें टीडीएस है, इसमें टीडीएस नहीं है, सॉरी इस पे टीडीएस है। अगर आप फ्री सैंपल्स वगैरह दे रहे हो तो इस पे भी टीडीएस है। ठीक है, फ्री सैंपल्स वगैरह दोगे तो इस पे भी टीडीएस है, इन बातों को ध्यान रखेंगे सर। आई बात मेरी समझ, ये बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स है,
बहुत प्यारी चीज है, मेरे हिसाब से एक बार सुन के जाना अच्छा रहेगा, बहुत सिंपल रहेगा। ठीक है, ये देखो इलस्ट्रेट, इन्होंने इलस्ट्रेट किया सर फ्री मेडिसिन सैंपल्स। आपको ही पता है सर, डॉक्टर्स को प्रोवाइड की जाती है फ्री मेडिसिन सैंपल्स बाय कंपनीज। देखो सर, फ्री मेडिसिन सैंपल मे बी प्रोवाइडेड बाय कंपनी टू अ डॉक्टर हु इज एन एम्प्लॉय ऑफ अ हॉस्पिटल। लो भाई, एम्प्लॉय ऑफ अ हॉस्पिटल। The TDS under 194R is required to be deducted by the company in the hands of the hospital as the benefit perquisite is provided to the doctor on account of him being an employee of the hospital. Obviously बात है सर, सरकार ने बोला फ्री सैंपल्स को हम छोड़ते ही नहीं है सर। Thus in substance the benefit of perquisite is required to be is provided to the hospital. The hospital may subsequently treat this benefit of perquisite as a perquisite given to its employee under section 17 and deduct TDS under 192। इन्होंने बोला सर हॉस्पिटल वाले ये इस जो फ्री सैंपल्स वगैरह दे रहे हैं इसको ये परक्विजिट भी ट्रीट कर सकते हैं और परक्विजिट ट्रीट करके सेक्शन 192 भी इंप्लाई कर सकते हैं। In such a case, it would be first taxable in the hands of the hospital and then will be allowed as deduction as salary expenditure. Thus, ultimately, the amount would get taxed in the hands of the employee and not in the hands of the hospital. Obviously, बात है सर, एम्प्लॉय को मिल रहा है तो उसी के हाथ में तो टीडीएस कटेगा ना सर। इट इज फर्दर क्लैरिफाइड दैट द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 20,000 इज आल्सो रिक्वायर्ड टू बी सी। मतलब भैया थ्रेशोल्ड लिमिट तो अभी भी चेक करना है, कहीं ये मत हो जाए कि फ्री सैंपल 1 रुपए का भी दिया तो आपने टीडीएस काट दिया, नहीं, 20,000 की लिमिट अभी भी जिंदा है सर। सिमिलरली द टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड अंडर 194R if the benefit of perquisite is provided to a doctor who is working as a consultant। अभी यहां पर एम्प्लॉइज था, अब यहां पर कंसल्टेंट हो गया, तो भी 194R का इंप्लीकेशन है सर। In this case, in case the benefit of perquisite provided may deduct TDS under 194R with the hospital as recipient, and then hospital may deduct under section 194R for providing the same benefit of perquisite to the consultant। सिंपल सी बात है, कोई अगर हॉस्पिटल को प्रोवाइड करेगा ये बेनिफिट्स वगैरह तो हॉस्पिटल का टीडीएस कट जाएगा। हॉस्पिटल जब यही चीज डॉक्टर्स को प्रोवाइड करेगा तो सर वो डॉक्टर का टीडीएस काट देगा, यही बोल रहा है सर। देखो, to remove difficulty as an alternative, the original benefit of perquisite provided may directly deduct under 194R in case of the consultant। चाहे तो वो डायरेक्टली भी डिडक्ट कर सकते हैं, मतलब अगर कोई आउटसाइडर कंपनी है जो क्या बोलते हैं हॉस्पिटल को प्रोवाइड कर रही है तो वो हॉस्पिटल का टीडीएस ना डिडक्ट करके जो डॉक्टर है जो कंसल्ट कर रहा है डायरेक्टली उसी का टीडीएस भी डिडक्ट कर सकते हैं, ये डायरेक्ट मैटर भी हो सकता है। ठीक है, the provision of section 194R of the act shall not apply if the benefit of perquisite is being provided to the government entity, government hospital not carrying business or profession। सर इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा 194R, ये हम पहले भी पढ़े। वैल्यूएशन हमने अभी पढ़ लिया सर, कैसे वैल्यू करना है, ये वैल्यू करने का तरीका हमने पढ़ लिया। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर वाली चीज मैंने आपको बता दिया। इसके बाद देखो वेदर रीइंबर्समेंट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस, ये भी देखो सर, ये बड़ा मजेदार है। Reimbursement out of pocket expense incurred by the service provider in the course of rendering services is benefit of perquisite। देखो सर, any expenditure which is a liability of a person carrying out business or profession if met by the other person is in effect benefit of perquisite provided by the second person to the first person in the course of business or profession। समझाता हूं, ध्यान दो। कोई चीज जिसकी जिम्मेदारी वर्धमान सर की थी, वर्धमान सर के बदले ये काम मिस्टर एक्स करके दे रहा है अपने जेब से। ठीक है, वो अपने जेब से वर्धमान सर के लिए करके दे रहा है, तो बात ये हो रही है कि जो मिस्टर एक्स वर्धमान सर के लिए करके दे रहा है क्या ये बेनिफिट या परक्विजिट है? क्योंकि अगर आप इसे बेनिफिट या परक्विजिट बोलोगे तो सर बात आएगी 194R की। अगर आप इसे बोलोगे सर बेनिफिट या परक्विजिट नहीं है तो 194R का इंप्लीकेशन ही नहीं है। देखो एग्जाम्पल दिया है, बहुत अच्छे से एग्जाम्पल से एक्सप्लेन किया इन्होंने। देखो, लेट अस अज्यूम दैट अ कंसल्टेंट इज रेंडरिंग सर्विसेज टू मिस्टर एक्स। मान लो सर वर्धमान सर एक्स कंसल्टेंट वो रेंडर कर रहे सर्विसेज मिस्टर एक्स को, फॉर विच ही इज रिसीविंग कंसल्टेंसी फीस। मैं कंसल्टेंसी फीस रिसीव कर रहा हूँ। इन द कोर्स ऑफ रेंडरिंग दैट सर्विसेज ही हैज टू ट्रेवल डिफरेंट सिटी फ्रॉम द प्लेस वेयर इज रेगुलरली कैरिंग ऑन द बिजनेस एंड प्रोफेशन। मान लो मेरा क्लाइंट है, उस क्लाइंट के ऑफिस पूरे इंडिया में अलग अलग जगह है, तो मुझे ट्रेवल भी करना पड़ रहा है कि उसके ऑफिसेज जाके मैं चेक कर सकूं, देख सकूं, तब तो उसको कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर पाऊंगा। फॉर दिस पर्पस ही पेज फॉर बोर्डिंग एंड लॉजिंग एक्सपेंसेस इंकर्ड एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ रेंडरिंग द सर्विसेज टू मिस्टर एक्स। ठीक है, अब घूमने फिरने जाने आने के लिए वर्धमान सर को बोर्डिंग और लॉजिंग के खर्चे लग रहे हैं। ठीक है, ordinarily the expenditure incurred by the consultant is a part of his business expenditure
ये जो बोर्डिंग और लॉजिंग का खर्चा वर्धमान सर कर रहे हैं अपने क्लाइंट के डिफरेंट लोकेशन में जाने के लिए, ये मेरा बिजनेस एक्सपेंडिचर है, ठीक है, विच इज डिडक्टेबल फ्रॉम द फी दैट ही रिसीव्स फ्रॉम मिस्टर एक्स। जो मिस्टर एक्स से रिसीव करूंगा मैं इनकम, उसमें से जो भी एक्सपेंसेस मेरा बोर्डिंग लॉजिंग का लगा है वो सब मैं डिडक्ट कर दूंगा। In such a case, the fee received by the consultant in his income and the expenditure incurred on the travel in his is his expenditure deductible from such income in computing the total income. ऑब्वियस सी बात है, हम जन्मों से यही करते हैं, जो मेरे को फीस मिली, जो मेरा खर्चा लगा उसको माइनस किया और माइनस करके फाइनल इनकम निकाला। नाउ इफ दिस ट्रेवल एक्सपेंडिचर इज मेड बाय द कंपनी एक्स, बवाल तो यही हो रहा है सर। अब दिक्कत तो यही आती है सर, अभी तक खर्चे मैं कर रहा था तो कोई दिक्कत नहीं थी, अब साला खर्चा ये हो रहा है कि मैं नहीं कर रहा हूं, मैं नहीं कर रहा हूं, मैं जिसके लिए कंसल्टेंसी दे रहा हूं ना वो आदमी मेरे लिए खर्चा कर रहा है, वो मेरे लिए प्लेन बोर्डिंग लॉजिंग सब चीज का खर्चा वो कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं सर। ठीक है, अब अगर वो करता है तो बात ये होती है, इज इट बेनिफिट? क्या मिस्टर एक्स मुझे बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है सर? वर्धमान सर एज ए कंसल्टेंट क्या मुझे ये बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है? तो ध्यान दो। However, sometimes the invoice is obtained in the name of Mr. X and accordingly if paid by the consultant, it is reimbursed by Mr. X। यही होता है सर, इनवॉइस एक्स के नाम पे, मान लो अगर मैंने पे कर दिया तो सामने वाले जो जिसको मैंने कंसल्टेंसी दी है एक्स को, एक्स बोला भाई अभी तू पे कर दिया ना, मैं तेरे को ये खर्चा रीइंबर्स कर दूंगा। इन दिस केस सिंस द एक्सपेंसेस पेड बाय द कंसल्टेंट फॉर व्हिच रीइंबर्समेंट इज मेड is incurred wholly and exclusively for the purpose of rendering services to X and the invoice in the name of X, then the reimbursement made by X, being the service recipient, will not be considered as benefit and perquisite। कोई बेनिफिट और परक्विजिट माना ही नहीं जाएगा, माना भी नहीं जाना चाहिए। आप एक बात समझो सर, मैं खर्चा करता हूं, ध्यान से सुनो, ठीक है, एक्स ने बिल वगैरह बनवाया, वो बिल बनवा दिया, मैं वहां पर पेमेंट कर दिया, एक्स बोला भाई अभी तू पेमेंट कर दे मैं तेरे को ये पैसा वापस कर दूंगा। सर अगर एक्स मुझे ये वापस कर देता है, रीइंबर्स करता है, तो इस केस में सर मेरे लिए क्या बेनिफिट हुआ? मेरे जेब का खर्चा था, मैंने किसी को 10 रुपए दिया, एक्स से मुझे 10 मिल गया, तो ये मेरे लिए बेनिफिट ऑफ परक्विजिट कैसे हुआ? ये तो जो मेरा खर्चा था, ये मेरे खर्चे का पैसा वापस मिला है, वही तो बोल रहा है सर। Will not be considered as benefit or perquisite for the purpose of section 194R। If the invoice is not in the name of X, X के नाम पे invoice नहीं है जिसको मैं consultancy दे रहा हूँ, and the payment is made by X directly or reimbursed, it is benefit or perquisite provided by X। मजेदार है सर। To the consultant for which the deduction is required to be made under section 194R। सिंपल समझो, एकदम सिंपल समझो, वर्धमान सर एक्स, वर्धमान सर ने एक्स को कंसल्टेंसी दी। अब बात ये है सर, नॉर्मली मार्केट में पूरा समझाता हूं, ध्यान से सुनना, नॉर्मली ये होता है कि वर्धमान सर कंसल्टेंसी दिए, कंसल्टेंसी के लिए वर्धमान सर एक्स के अलग अलग एरिया में विजिट कर रहे हैं, खुद खर्चा कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, सरकार बोली इसमें कोई टीडीएस की बात ही नहीं आती है, जितनी इनकम उसमें से जो भी वर्धमान सर ने घूम घूम के खर्चे किए वो माइनस करो, उनकी फाइनल इनकम दिख जाएगी। ये तो आम जिंदगी है। अब मेंटोर जिंदगी ये हो रही है सर कि वर्धमान सर, ध्यान से सुनना, एक्स को कंसल्टेंसी दे रहे हैं, अब एक्स को कंसल्टेंसी देने के लिए इधर उधर अलग अलग जगह जा रहे हैं, बोर्डिंग और लॉजिंग वगैरह के खर्चे हो रहे हैं। अब इस केस में सर एक्स अपने नाम पे बिल बनवाता है, एक्स अपने नाम पे बिल बनवाता है, वर्धमान सर ये पैसा खर्चा कर देते हैं, बिलिंग एक्स ने अपने नाम पे की, पेमेंट वर्धमान सर ने की। ध्यान दो सर, पहला केस है ना, पेमेंट वर्धमान सर ने की, एक्स ने रीइंबर्स कर दिया, ठीक है, रीइंबर्स किया किसको? वर्धमान सर को। सरकार बोली इसमें 194R का इंप्लीकेशन नहीं है। ये पहला केस। दूसरा केस, वर्धमान सर मिस्टर एक्स, ध्यान दो, वर्धमान सर मिस्टर एक्स को वही कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहे हैं, इस केस में बिलिंग जो है, अरे यार, ठीक, इस केस में जो बिलिंग है वो बिलिंग किसके नाम पे है? वर्धमान सर के नाम पे, ठीक है, और मिस्टर एक्स जो है ना, ये वर्धमान सर को रीइंबर्स कर रहा है खर्चे, या मिस्टर एक्स ना डायरेक्टली पे कर रहा है। समझो, मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूं, आराम से समझ आएगा, ध्यान देना, ध्यान देना, समझ आएगा। वर्धमान सर जाके होटल में रुके, ठीक है, अब ये वर्धमान सर जो होटल में रुके,
इस होटल की जब बिल की बात आई तो बिल ना वर्धमान सर के नाम पे बना। अब दो बातें हैं, पहला केस, एक्स ने डायरेक्टली होटल को पे कर दिया, बिल किसके नाम पे था, वर्धमान सर के नाम पे था, एक्स ने होटल को पे कर दिया, या फिर ये पहला केस, और या फिर एक्स ने क्या किया, वर्धमान सर को रीइंबर्स कर दिया कि जो भी वर्धमान सर अपना बिल बनवाए थे अपने नाम पे उसका जो पेमेंट किए। इस केस में सेक्शन 194 आर का इंप्लीकेशन होगा, क्योंकि सिंपल सी बात है सर, जो पैसा बिलिंग जो मेरे नाम पे बनी थी मुझे देना चाहिए था, मेरे बदले एक्स डायरेक्टली दे रहा है, तो मुझे इससे फायदा पहुंचा, और जो फायदा पहुंचा उस पे 194 आर का इंप्लीकेशन है। समझ आया? बट आप बोलोगे सर इसमें क्या अंतर था दूसरे वाले केस में, यहां पर तो सर बिल ही किसके नाम पे था, एक्स के नाम पे था, बिल ही एक्स के नाम पे था, सर मैंने पे कर दिया था या एक्स ने पे कर दिया, तो उस केस में 194 आर का इंप्लीकेशन नहीं था। ये दोनों मैंने आपको लिख के एग्जाम्पल के साथ समझाया ये क्या बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, आई बात समझ? अब देखो इन्होंने जीएसटी के रिस्पेक्ट में भी इस मैटर को देखा सर, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है सर। जीएसटी में हम प्योर एजेंट का कंसेप्ट समझते हैं, ये बहुत लंबा चौड़ा दिया है। इसमें इन्होंने बताया कि प्योर एजेंट कौन होता है, हर एक स्टूडेंट प्योर एजेंट के बारे में प्रैक्टिकली पढ़ता ही है सर। ये पूरा प्योर एजेंट के बारे में इन्होंने समझाया सर कि प्योर एजेंट कौन होता है, ये वो सब चीजें बताइए। ठीक है, अब देखो ये पूरा जीएसटी में हम प्योर एजेंट के बारे में पढ़ते हैं सर, सब चीजें। अब बात कहां पर आती है, यहां पर, यहां से पढ़ो, यहां से काम कर सर। ठीक है, इसको यहां से टिक कर लेते हैं। Amount incurred by such pure agent for which he is reimbursed by the recipient will not be treated as benefit and perquisite for the purpose of section 194R। इन्होंने बोला सर अगर कोई प्योर एजेंट है जो रेसिपिएंट के बिहाफ में पे कर रहा है, प्योर एजेंट जिसका काम सिर्फ एज एन एजेंट काम करना है, अगर वो रेसिपिएंट से पैसे रीइंबर्स ले रहा है, पैसे मिल रहे हैं, तो सरकार बोलती है उस केस में 194 आर का इंप्लीकेशन नहीं है, कोई बेनिफिट ऑफ परक्विजिट नहीं माना जाएगा। However, if out of the pocket expense, reimbursement are already a part of the consideration in the bill on which tax is deducted under section this, other than section 194R, in accordance with this, it is clarified that there will be no further liability for deduction under 194R। इन्होंने बोला सर अगर प्योर एजेंट, ठीक है, पॉकेट एक्सपेंस जो उसको मिला है उस पॉकेट एक्सपेंस के नाम पे अगर कोई दूसरी जगह पे उसका टीडीएस कट गया है, तो उस केस में 194R पे आके दोबारा उसका टीडीएस नहीं कटेगा। तो आपको एग्जाम पर्पस के लिए सिंपल इतना याद रखना है सर कि प्योर एजेंट के केस में टीडीएस का इंप्लीकेशन नहीं आता 194 आर का, ये एग्जाम पर्पस के लिए ध्यान रखने वाली बात। ठीक है, ये छोटा सा सिंपल ही याद रखोगे तो काफी है। आगे देखो, इफ देयर इज अ डीलर कॉन्फ्रेंस टू एजुकेट द डीलर अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी, इज इट अ बेनिफिट ऑफ परक्विजिट? ये भी बड़ी जबरदस्त चीज है, ये सी वालों में कवर नहीं किया बट ये मैटर अच्छा है सर कि सर कई बार डीलर्स मीट होती है जहां पर प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है, प्रोडक्ट क्या है कैसा है बताया जाता है सर, तो वहां बैठा के खिलाया पिलाया सब जाता है सर। द एक्सपेंडिचर पर्टेनिंग टू द डीलर बिजनेस कॉन्फ्रेंस वुड नॉट बी कंसिडर्ड एज बेनिफिट एंड परक्विजिट फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 194 आर in a case where the dealer or business conference is held for the prime object to educate dealer या customer about any of the following or similar aspect। सर अब अगर इन मैटर से रिलेटेड है तो बेनिफिट ऑफ परक्विजिट नहीं है, बट इन मैटर के अलावा कोई और मैटर रहा तो बेनिफिट ऑफ परक्विजिट हो जाएगा सर। ठीक है, फिर 194 आर का इंप्लीकेशन आ जाएगा। हाउएवर सच कॉन्फ्रेंस must not be in the nature of incentive or benefit to select dealer customer who have achieved particular target। अगर आपने मीटिंग इसलिए बुलाई है कि कोई डीलर था जो आपका टारगेट अचीव कर लिया, उस टारगेट अचीव करने पे आप उसे एक्स्ट्रा पैसा देने वाले हो, अगर इस पर्पस के लिए आपने मीटिंग सेट की है तो सरकार बोलती है भैया 194 आर का इंप्लीकेशन है। Further, in the following cases, the expenditure would be considered as a benefit of perquisite, would be considered माना जाएगा सर, और उसमें 194 आर का इंप्लीकेशन आ जाएगा। देखो मेरे हिसाब से प्लीज इंपॉर्टेंट, यही तो क्वेश्चन बनेगा, यही तो क्वेश्चन बनेगा, इन्हीं को तो दे के क्वेश्चन बनाएगा। इनमें 194 आर का इंप्लीकेशन नहीं है, इनमें 194 आर का इंप्लीकेशन है, इसी से तो क्वेश्चन बनेगा सर। देखो, expenses attributable to leisure trip or leisure component even if it is incidental to the dealer or business conference, leisure trip वगैरह हुई
सरकार ने बोला भैया 194 आर का इम्प्लीकेशन, एक्सपेंडिचर इंकर्ड फॉर फैमिली मेंबर्स अकम्पनिंग द पर्सन अटेंडिंग डीलर, फैमिली मेंबर्स को भी लेके आ रहे हो, उसमें भी सरकार ने बोला 194 आर का इम्प्लीकेशन, एक्सपेंडिचर ऑन पार्टिसिपेंट ऑफ द डीलर बिजनेस कॉन्फ्रेंस फॉर डेज which are on account of prior stay or overstay beyond the dates of such conference. सर एक्स्ट्रा रुकवा रहे हैं या पहले बुला के रुकवा रहे हैं, उस केस में भी जितना एक्स्ट्रा रुकवाने का या जितना पहले रुकवाने का जो भी खर्चा होगा उसमें 194 आर का इम्प्लीकेशन आ जाएगा. It is further clarified that it is not necessary that all the dealer are required to be invited. जरूरी नहीं है पूरे डीलर इनवाइटेड हो सर इन अ डीलर या बिजनेस कॉन्फ्रेंस फॉर द एक्सपेंसेस टू बी नॉट कंसिडर्ड एज बेनिफिट और परक्विजिट फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स डिडक्शन. ठीक, नॉट नेसेसरी, सबको बुलाएं जरूरी नहीं है सर. एक्सपेंडिचर ऑन पार्टिसिपेंट ऑफ डीलर या बिजनेस फॉर डेज विच आर ऑन अकाउंट और ओवरस्टे to the date of conference or beyond the date of such conference would be considered as benefit or perquisite. However, a day immediately prior to the actual start day of the conference and a day immediately following the date of conference would not be considered. मतलब समझो 15 तारीख को कॉन्फ्रेंस है, आज कॉन्फ्रेंस है, तो 14 और 16 ये दो डेट 194 आर के लिए एप्लीकेबल नहीं है. सिंपल. ठीक है, आगे देखो. Further, there may be an expenses during such dealer or business conference which need to be classified as business benefit or perquisite, and tax is required to be deducted under 194 of the Act. However, there may be a practical difficulty in identifying such benefit or perquisite to actual recipient due to the fact there is a group activity. Obvious सी बात है सर, आप खाना सबको खिला रहे हो तो benefit और perquisite की वैल्यू डिटरमाइन कैसे करोगे सर? And reasonable allocation is not possible. Non-compliance of the provision of 194R of the Act in such a case would not result in disallowance. अरे वाह, अगर याद है सर सेक्शन 40 पढ़ते हैं सर अपन, सेक्शन 40 में हम ये बोलते हैं सर जहां आप कोई एनी पेमेंट मेड टू रेसिडेंट जिसमें अगर आपने टीडीएस नहीं काटा तो सेक्शन 40 बोलता है अगर आप टीडीएस नहीं काटते तो वो एक्सपेंस हम डिसअलाउ कर देंगे. सरकार बोलती भैया सुनो, जहां पर बेनिफिट ऑफ परक्विजिट दिया तो जा रहा है बट वहां पर सर बेनिफिट ऑफ परक्विजिट कितना है एलोकेट करना पॉसिबल नहीं है. उस केस में अगर 194 आर में टीडीएस डिडक्ट नहीं भी हुआ तो आप सेक्शन 40 में पीजीईपी में डिसअलाउ नहीं करना. ठीक है, बट ऑल्सो में रिजल्ट इन ट्रीटिंग द बेनिफिट ऑफ परक्विजिट प्रोवाइडर एज एन एसएससी इन डिफॉल्ट. ठीक है, विथ ऑल अदर कॉन्सिक्वेंसेज. आप एसएससी इन डिफॉल्ट हो सकते हो विथ ऑल अदर कॉन्सिक्वेंसेज. ठीक है, तो सेक्शन 40 आप सेक्शन 40 में टीडीएस नहीं काटते तो एसएससी इन डिफॉल्ट हो जाते हैं. ऑल भी टीडीएस नहीं डिडक्ट करते, नहीं काटते तो सेक्शन 40 में डिसअलाउ. उसके बाद सर और भी अदर कॉन्सिक्वेंसेज है जैसे इंटरेस्ट वगैरह का कॉन्सिक्वेंसेज आ जाता है, फी का कॉन्सिक्वेंसेज आ जाता है, पेनल्टी का कॉन्सिक्वेंसेज आ जाता है. ठीक है, इन ऑर्डर टू रिमूव दिस प्रैक्टिकल डिफिकल्टी, अब डिफिकल्टी है तो इसको रिमूव कैसे कर रहे देखो. इट इज क्लैरिफाइड दैट इफ द बेनिफिट ऑफ परक्विजिट इज प्रोवाइडेड इन अ ग्रुप एक्टिविटी in a manner that is difficult to match such benefit or perquisite to each participant using a reasonable allocation key, the benefit of perquisite provider may at his option not claim the expense. आप एक्सपेंस ही क्लेम मत करो, एक नंबर. ठीक है, रिप्रेजेंटिंग सच बेनिफिट ऑफ परक्विजिट एज डिडक्टेबल एक्सपेंडिचर फॉर कैलकुलेटिंग हिज टोटल इनकम. इफ इट डिसाइड टू ऑप्ट सो ही विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स. ऑब्वियस सी बात है सर, ऑब्वियस सी बात है. अगर मैं एक्सपेंस क्लेम ही नहीं कर रहा हूं तो सरकार बोलती है इससे हमारा कोई नुकसान ही नहीं है, और अगर इससे हमारा कोई नुकसान नहीं है तो तुम टीडीएस नहीं भी काटोगे तो हम तुझे कुछ नहीं बोलेंगे. तो भैया अगर मैं एक्सपेंस नहीं क्लेम करता तो मेरा तो नेट प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा, टैक्स ज्यादा दिखेगा, तो सर उस केस में सरकार का क्या लॉस है? सरकार को कोई लॉस नहीं है सर. ठीक है, हम बड़े प्यार से बोलते हैं, उस केस में हम आपको एसएससी इन डिफॉल्ट भी नहीं बोलेंगे, थैंक यू. Thus in such a case he must add back an expenditure. आप एक्सपेंडिचर एड बैक कर लो जो आप पहले डेबिट किए होंगे. आगे देखो, सेक्शन 194R provides that if the benefit of perquisite is in kind or partly in kind, कैश, ये वाला पॉइंट हम पढ़ चुके सर, ये पॉइंट हमने कवर कर लिया. 8 वाला पॉइंट मैं अभी सी वालों में से कवर कर लिया था. देखो, वेदर एम्बेसी और हाई कमीशन आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट अंडर 194R, इनके लिए भी क्या टीडीएस का इंप्लीकेशन है. For the removal of difficulty, it has been clarified that 194R is not applicable on the benefit of perquisite provided to an organization in the scope of United Nations. इनको बाहर रखा है इन्होंने. ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस whose income is exempt, इनको बाहर रखे सर. तो हाई कमीशन, लेजिस्लेशन कमीशन, कॉन्सुलेट, ट्रेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फॉरेन स्टेट, इनको बाहर रखा है सर. ठीक,
ये बोनस और राइट शेयर वाला पॉइंट अपन ने पहले ही कवर कर लिया। लोन सेटलमेंट और वेवियर बाय बैंक मैंने ये पहले ही कवर करा दिया। ये 194 आर का कंप्लीट इंप्लीकेशंस मैंने आपको समझाया सर, बहुत गजब पॉइंट्स है। मैं ये पीडीएफ टेलीग्राम में शेयर करूंगा। अब मैं आपसे हम्बल हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा सर, प्लीज एक बार देख के जाना। अच्छी पीडीएफ है, अच्छे पॉइंट्स है, अच्छे क्लैरिफिकेशन है, आने के बेहद चांसेस है। अगर आप नहीं देख के जाओगे तो ग्रेट लॉस, ग्रेट लॉस। क्वेश्चन बनेगा फिर आपको लगेगा सर कहां से क्वेश्चन आया, 194 आर का समझ ही नहीं आया, हम बना ही नहीं पाए, क्योंकि ऐसे ही ऑलरेडी नया सेक्शन है तो अभी इसके इतने क्वेश्चंस नहीं है। बट अगर इतने सारे क्लैरिफिकेशन है तो इन्हीं क्लैरिफिकेशन में से ही कोई क्वेश्चंस बनने वाले हैं। ये तो इंटर और फाइनल दोनों स्टूडेंट्स के लिए बहुत काम का है। ठीक है, आई होप आप इसको फ्रेंड्स तक शेयर करोगे। और सर चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, बहुत काम की चीज है ये। ठीक है, चलो थैंक यू फ्रेंड्स। तो गाइस अपन ने इससे पहले वाली क्लास में पूरा 194 आर के क्लैरिफिकेशंस कंप्लीट किए थे। सीए वाले अमेंडमेंट शीट से, सीएमए वाले अमेंडमेंट शीट से, दोनों से कवर किए थे। सीए वाले अमेंडमेंट शीट में इसमें जो दिया हुआ है इसके आगे अपन पहले ही कवर कर चुके हैं, कोई नया टॉपिक नहीं है, इसको पहले ही अपन कवर कर चुके हैं। ठीक है, मैं पहले ही जब मई के लिए अमेंडमेंट पढ़ा रहा था तो ये सब चीजें कवर कर चुका था। बट बात आती है सर सीएमए वालों की। अब मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना और समझना। इसके बाद जो भी अमेंडमेंट बता रहा हूं मैं, जितनी भी अमेंडमेंट बताऊंगा, ये पूरी की पूरी किसके लिए? सीएमए वालों के लिए। ठीक है, सीए वाले यहां से अमेंडमेंट से फ्री होते हैं, सीएमए वाले पिक्चर में आते हैं, और सीएमए वालों को सर ये अमेंडमेंट देखना पड़ेगा। सीए फाइनल वाले लोग देख सकते हैं, सीए इंटर वालों के लिए ये सेक्शन अभी एप्लीकेबल नहीं है सर, 194S। ठीक है, तो सर 194S से रिलेटेड भी कुछ क्लेरिफिकेशंस आए हैं। अब 194S क्या था पहले याद दिलाता हूं सर। अपन वर्चुअल डिजिटल एसेट के लिए पढ़ते थे सर कि अगर कोई पर्सन वर्चुअल डिजिटल एसेट ट्रांसफर कर रहा है तो उस केस में टीडीएस का इंप्लीकेशन था 1%। यहां पर उससे रिलेटेड कुछ इश्यूज है, कुछ इश्यूज थे, कुछ डाउट थे, उसको इन्होंने क्लैरिफाई किया। क्लैरिफिकेशन काफी लंबा चौड़ा है सीएमए वालों के लिए। बट मुझसे पूछोगे कि एग्जाम में क्या पूरा रिलेवेंट रखता है? नो। एग्जाम में इतना लंबा चौड़ा जो क्लैरिफिकेशन है, इतना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है। आप मुझसे कुछ बातें सुन लेना, कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूंगा। क्लैरिफिकेशन क्या ध्यान रखने वाला है, उतना ध्यान रख लो, काफी है। ठीक है, चलो एक बार मैं पूरा पढ़ के बताता हूं ताकि एक बार तो आपकी पूरी क्लैरिफिकेशन कवर हो जाए। Who is required to deduct tax when the transfer of virtual digital asset is taking place on or through an exchange, and the payment is made by the purchaser to the exchange directly or through broker, and then from the exchange it goes to the seller directly or through the broker? मतलब क्या बोला जा रहा है, समझो ध्यान से। वर्चुअल डिजिटल एसेट आप स्टॉक मार्केट से ले रहे हो डायरेक्टली या थ्रू ब्रोकर ले रहे हो, तो क्वेश्चन ये है सर कि वर्चुअल डिजिटल एसेट के केस में टीडीएस कौन डिडक्ट करेगा? आपसे यही तो पूछ रहे हैं ना सर। हु इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस? आओ नीचे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 194S, any person who is responsible for paying to any resident any sum by way of consideration for the transfer of virtual digital asset is required to deduct tax. ऐसा कोई भी पर्सन जो पे करने के लिए, जो पे करेगा, वो टीडीएस काटेगा, यही लिखा हुआ है। Thus, in a peer-to-peer, that is directly from buyer to seller transaction, the buyer, that is the person paying the consideration, is required to deduct TDS under 194S. However, if the transaction is taken place on or through an exchange, stock exchange, there is a possibility of tax deduction at multiple stage. अगर स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ये ट्रांजेक्शन हो रहा है तो इस केस में होता क्या है, जो बायर है वो पहले स्टॉक एक्सचेंज को पे करेगा, फिर स्टॉक एक्सचेंज से वो पैसा किसके पास जाता है? सेलर के पास। तो मल्टीपल स्टेज हो जाता है ना, समझो। मैं वर्धमान सर बायर, वर्धमान सर पहले स्टॉक एक्सचेंज को पे करेंगे, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज पर जो सेलर है उसको पे करेगा। तो बात ये हो रही है वर्धमान सर जो एक्सचेंज को पे कर रहे हैं, यहां पर टीडीएस की बात आ जाएगी। और जब एक्सचेंज सर सेलर को पे करेगा तब भी टीडीएस की बात आ जाएगी, क्योंकि जो पे करेगा वो टीडीएस काटेगा सर। तो ये यही बोल रहे हैं सर कि मल्टीपल स्टेज में टीडीएस की बातें आ जाएगी। हेंस in order to remove the difficulty for transaction taking place on or through an exchange, the following clarification are issued. ये जो दिक्कत आ रही थी जहां पर मल्टीपल टीडीएस कट रहा था, यही दिक्कत को सॉल्व करने के लिए इन्होंने क्लैरिफिकेशन निकाला।
अब देखो क्या क्लैरिफिकेशन है। इन अ केस वेयर द ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट take place on or through an exchange and the virtual digital asset being transferred is owned by a person other than the exchange। समझो क्या बोला इसने, ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट टेक प्लेस ऑन और थ्रू एन एक्सचेंज, एक्सचेंज के थ्रू हो रहा है एंड ट्रांसफर कौन कर रहा है सर, एनी पर्सन अदर देन एक्सचेंज, मतलब बायर ट्रांसफर कर रहा है। देखो इन दिस केस बायर would be crediting or making payment to the exchange directly or through a broker। The exchange then would be required to credit or make the payment to the owner of the virtual digital asset being transferred either directly or through a broker। Since there are multiple players, अभी ये जो एग्जांपल दिया ना सर, ब्रोकर ने सॉरी बायर ने सर एक्सचेंज को दिया तब टीडीएस की बात आई, एक्सचेंज ने सेलर को दिया तब टीडीएस की बात आई पेमेंट करते टाइम। To remove the difficulty, it is clarified that क्या क्लैरिफाई कर रहे देखो, tax may be deducted under section 194S only by the exchange which is crediting or making payment to the seller। समझो, owner of the virtual digital asset being transferred, in case where the broker owns the virtual digital asset, it is the broker who is the seller, hence the amount of consideration being credited or paid to the broker by the exchange is also subject to TDS। समझो इसको एग्जांपल से समझाता हूं। इन्होंने बोला सर अगर ये वाला केस आता है, ये वाला मैटर सामने आता है, तो इन्होंने बोला सर जब बायर एक्सचेंज को पेमेंट करेगा तो इस पे इन्होंने टीडीएस खत्म किया। इन्होंने बोला सर एक्सचेंज वाले जब सेलर को पे करेंगे तब टीडीएस की बात आएगी, या फिर सर कल के दिन अगर यही चीज ब्रोकर के थ्रू हो रही है तो सरकार बोली उस केस में जब ब्रोकर के थ्रू होगा, देखो यही तो लिखा हुआ है ना सर, दो बातें, इन केस वेयर द ब्रोकर ओन्स द वर्चुअल डिजिटल एसेट। अब आप किसको पेमेंट करने वाले हो, ब्रोकर को, तो अगर एक्सचेंज ब्रोकर को पेमेंट करेगा तब भी टीडीएस काटेगा। मतलब बायर जो एक्सचेंज को पेमेंट कर रहा था उसमें इन्होंने टीडीएस को हटा दिया। मल्टीपल लेयर में था टीडीएस, दो लेयर पे टीडीएस था, एक ही लेयर पे टीडीएस रखा, अगले लेयर पे टीडीएस हटा दिया। क्लियर किया, समझ आया, आगे देखते हैं। इन केस वेयर द पेमेंट credit or payment between the exchange and the seller is through a broker and the broker is not seller। चलो इन्होंने बोला सर देखो एक है एक्सचेंज, ठीक है, और एक है सेलर, ठीक, और ये जो सेलर है ये ब्रोकर नहीं है, ठीक है, ये ब्रोकर नहीं है, कोई और पर्सन है। तो इन्होंने बोला देखो क्या हो रहा है, द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिडक्ट टैक्स अंडर 194S of the act shall be both on the exchange and the broker। समझो, मान लो, ध्यान से सुनना समझना, मान लो सेलर है वर्धमान सर, अब वर्धमान सर जो वर्चुअल डिजिटल एसेट लिए होंगे किसी ब्रोकर के थ्रू लिए होंगे, एक्सचेंज जब ब्रोकर को पेमेंट करेगा और ब्रोकर जब वर्धमान सर को पेमेंट करेगा, तो एक्सचेंज जब ब्रोकर को पेमेंट करेगा तब भी टीडीएस का इंप्लीकेशन है, और ब्रोकर जब वर्धमान सर को पेमेंट करेगा तब भी टीडीएस का इंप्लीकेशन है, यही इन्होंने लिखा है। हाउएवर इफ देयर इज अ रिटन एग्रीमेंट, अगर उनके बीच में रिटन एग्रीमेंट है बिटवीन द एक्सचेंज एंड द ब्रोकर एंड द ब्रोकर शैल बी डिडक्टिंग टैक्स ऑन द क्रेडिट और पेमेंट, देन द ब्रोकर अलोन में डिडक्ट द टैक्स अंडर 194S। अगर एक्सचेंज और ब्रोकर इनके बीच में रिटन एग्रीमेंट है, ठीक है, तो उस केस में ये वाला टीडीएस इन लोगों ने कैंसिल किया। इन्होंने बोला सिर्फ यही वाला जो टीडीएस होगा वो भी चल जाएगा, जहां पर ब्रोकर सेलिंग को जो सेलर होगा उसको पेमेंट करेगा, वहीं पर भी अगर टीडीएस होगा तो भी चल जाएगा, इन्होंने बोला। समझ आया बेटा दिमाग में, आगे देखो। द एक्सचेंज वुड बी रिक्वायर्ड टू फर्निश अ क्वार्टरली स्टेटमेंट फॉर ऑल द सच ट्रांजेक्शंस, ये दिया हुआ ठीक है। आगे देखो, इन केस वेयर द ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल asset takes place on or through an exchange and the virtual digital asset being transferred is owned by the such exchange। देखो सिंपल सी बात है, यहां पर क्या हो रहा है, वर्चुअल डिजिटल एसेट किसके थ्रू ट्रांसफर हो रही है, एक्सचेंज के थ्रू, और ये वर्चुअल डिजिटल एसेट कौन ओन करता है, एक्सचेंज ही ओन करता है। इन दिस केस देयर इज नो मल्टीपल प्लेयर्स, होना भी नहीं है सर मल्टीपल प्लेयर, क्योंकि इस केस में एक्सचेंज के पास वर्चुअल डिजिटल एसेट है,
और वर्धमान सर अगर बायर है तो वर्धमान सर डायरेक्टली किससे खरीदेंगे? एक्सचेंज से। तो मल्टीपल लेयर की तो बात ही नहीं आती है सर। ठीक है, आगे ध्यान दो। However, there may be a practical issue as the buyer may not know whether the virtual digital asset being transferred is owned by the exchange or not. Buyer मतलब वर्धमान सर। अब वर्धमान सर को ये पता ही नहीं चल रहा है कि ये जो वर्चुअल डिजिटल एसेट है ये एक्सचेंज के थ्रू ओन्ड है या किसी और के थ्रू ओन्ड है। Hence, there may be a genuine doubt in the mind of the buyer with regard to its responsibility to deduct tax under 194S of the Act. उसके मन में डाउट आ सकता है सर। ठीक है, this difficulty would also be there if the buyer is buying virtual digital asset from an exchange through a broker. अगर आप एक्सचेंज से परचेस कर रहे हो और ब्रोकर के थ्रू भी परचेस कर रहे हो तो भी जो एक पर्सन बायर है उसके मन में डाउट आ सकता है कि वो जो पेमेंट करने वाला है वो ब्रोकर को करने वाला है कि एक्सचेंज को करने वाला है। तो उसको ये डिसाइड करना जरूरी होगा ना सर किसका टीडीएस काटना है। To remove this difficulty, it is clarified that while the primary responsibility to deduct tax under 194S of the Act in this case remains with the buyer. सिंपल सी बात है सर, किसकी लाइबिलिटी रहेगी? सिंपल इन्होंने बोला बायर की लाइबिलिटी। और अगर बायर नहीं है तो उसका ब्रोकर, अगर ब्रोकर पेमेंट कर रहा होगा तो। As the alternative, the exchange may enter into a written agreement with the buyer or his broker that in this regard all such transaction of all these transactions, the exchange would be paying the tax on or before the due date for that quarter. इस केस में रिटर्न एग्रीमेंट भी एंटर कर सकता है एक्सचेंज कि सर जितना भी टैक्स पे करने वाली बात है वो क्वार्टर के खत्म होने के पहले एक्सचेंज पे कर देगा। फिर ये वही बात है सर, एक्सचेंज को सर वो डिटेल्स वगैरह देना पड़ेगा, ये हमने पहले भी पढ़ा था, ये वही बात है। ठीक है, इन्होंने इसके बाद सर देखो, इसके बाद देखो क्या दिया हुआ है फॉर द मतलब एक्सचेंज इन्होंने बताया। एक्सचेंज मतलब क्या होगा सर? एक्सचेंज मीन्स एनी पर्सन दैट ऑपरेट एन एप्लीकेशन और प्लेटफॉर्म फॉर ट्रांसफरिंग ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट। मतलब स्टॉक एक्सचेंज बोलो या ऐसे कहीं से भी ऐसी कोई भी जगह जहां से आप वर्चुअल डिजिटल एसेट परचेज सेल कर सकते हो। ठीक है, या फिर ब्रोकर। ब्रोकर कौन है सर? ऐसा कोई भी पर्सन जो उस प्लेटफॉर्म को यूज करता है और आपको हेल्प करता है वर्चुअल डिजिटल एसेट परचेज या सेल करने में। आई बात समझ? एक्सचेंज का एग्जांपल आप स्टॉक एक्सचेंज ले सकते हो, ब्रोकर का एग्जांपल तो बहुत है सर, अरियन कैपिटल है, रेली गियर है, बहुत सारे एग्जांपल है जितने भी ब्रोकिंग फर्म है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 was with the respect of transaction where the consideration for transfer of virtual digital asset is not in kind. How will this operate in a situation where it is in kind or in exchange of another virtual digital asset? समझ आ रहा है? जहां पर वर्चुअल डिजिटल एसेट के बदले सर काइंड में कंसिडरेशन आ रहा है, या मैंने किसी को वर्चुअल डिजिटल एसेट दिया और सामने वाले ने भी मेरे को वर्चुअल डिजिटल एसेट ही दिया, तो उस केस में टीडीएस का इंप्लीकेशन कैसे होगा? यही क्वेश्चन है। देखो, according to proviso section 194S subsection 1, there would be a situation where the consideration is in kind or in exchange of another virtual digital asset or partly in cash or partly in kind and is not sufficient to meet the TDS liability. In this situation, the person responsible for paying such consideration is required to ensure the tax required is to be deducted and has been paid in respect of such consideration before releasing the consideration. मतलब जो बायर है उसको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि सर अगर यहाँ पर कैश का मूवमेंट नहीं है तो सर जो टीडीएस की अमाउंट डिपॉजिट होना चाहिए था वो एग्जैक्टली टीडीएस डिडक्ट हुआ है और डिपॉजिट हुआ है। ये किसकी जिम्मेदारी है? बायर की जिम्मेदारी है चेक करना कि ये चीज हुई है कि नहीं हुई है। ठीक है, इन द अबव सिचुएशन द बायर विल रिलीज द कंसिडरेशन इन काइंड आफ्टर सेलर प्रोवाइड्स द प्रूफ ऑफ द पेमेंट ऑफ टैक्स। अगर काइंड की बात हुई, बायर ने अगर कोई चीज काइंड पे दी है तो सेलर को सर ये प्रूफ देना पड़ेगा कि भैया वो जो टीडीएस का अमाउंट डिडक्ट होना चाहिए था उसने डिडक्ट भी किया है और पे भी कर दिया वो टैक्स को। ठीक है, इन्होंने देखो एक एग्जांपल भी दिया है। इन सच अ सिचुएशन वेयर द वर्चुअल डिजिटल एसेट ए इज बीन एक्सचेंज विद अनदर वर्चुअल डिजिटल एसेट बी। किसको किससे एक्सचेंज कर रहा है? देखो, इन्होंने एक्सचेंज की जब बात की तो ए से बी को एक्सचेंज कर रहे हैं। ठीक है, देखो both the persons are buyer as well as seller. दोनों पर्सन बायर भी है सेलर भी है। वन इज बायर फॉर ए एंड सेलर फॉर बी। वन इज बायर फॉर ए, एक आदमी बेच रहा है एक आदमी खरीद रहा है। अनदर इज बायर फॉर बी एंड सेलर फॉर ए।
ठीक, thus both need to pay tax with respect of transfer of virtual digital asset and show the evidence to other so that the virtual digital asset can be exchanged. आप समझो समझो, मान लो वर्धमान सर और मिस्टर एक्स, तो वर्धमान सर वर्चुअल डिजिटल एसेट ए एक्स को दे रहे हैं, एक्स वर्चुअल डिजिटल एसेट, ये वर्चुअल डिजिटल एसेट है ना ये दोनों, ठीक है, एक्स बी वाली वर्चुअल डिजिटल एसेट किसको दे रहा है, वर्धमान सर को। तो इनको ये इंश्योर करना है कि सर टैक्स डिडक्ट हुआ है और डिडक्ट होके सर टीडीएस का पेमेंट हो गया, विद चालान नंबर आपको प्रूफ देना पड़ेगा। समझ आया, ये फॉर्म वगैरह दिया हुआ है सर, ठीक, आगे आओ। However, if the transaction is through an exchange and there is a practical issue in implementing this provision, in order to address this practical issue and to remove difficulty, it is clarified that in such a situation, an alternative tax may be deducted by the exchange. Such an alternative mechanism can be exercised by the exchange based on the written contractual agreement with the buyer and seller. अगर exchange चाहे तो exchange दोनों buyer और seller के साथ एक written agreement कर ले, written agreement करके सर alternate कोई टैक्स होगा उस तरीके से, ऑल्टरनेट वे तरीके से सर वो टैक्स डिडक्ट कर लेगा, कौन, एक्सचेंज। पर इसके लिए पहले क्या चाहिए सर, रिटर्न कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट चाहिए, किसके साथ, बायर और सेलर के साथ। इफ सच ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म इज एक्सरसाइज्ड, द एक्सचेंज विल बी रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स फॉर बोथ लेग्स, दोनों साइड से एक्सचेंज डिडक्ट करेगा टैक्स, ठीक है। The buyer and seller would not be independently required to follow the procedure. फिर दोनों को अलग से, फिर बायर और सेलर को टीडीएस काटना नहीं पड़ेगा। सिंपल सी बात है सर, अगर एक्सचेंज ने दोनों का टीडीएस काट दिया है तो फिर बायर और सेलर अलग से और क्यों काटेंगे सर, बार बार टीडीएस थोड़ी काटोगे सेम अमाउंट पे। When the exchange of for deduction of tax under 194S of the Act on such transaction, there is a possibility that the tax amount deducted is also in kind and need to be converted into cash. बिल्कुल हो सकता है सर, काइंड में हो, कैश में कन्वर्ट करने की जरूरत है, बिफोर इट कैन बी डिपॉजिटेड विद द गवर्नमेंट। इन दिस रिगार्ड द फॉलोइंग मैकेनिज्म कैन बी अडॉप्टेड बाय द एक्सचेंज। एक्सचेंज क्या करेगा सर, एक्सचेंज दोनों साइड का टीडीएस काट देगा। एट द टाइम ऑफ द ट्रांजेक्शन द एक्सचेंज विल डिडक्ट टीडीएस इन द पेयर बीइंग ट्रेडेड। फॉर एग्जांपल, इन केस ऑफ ट्रेड फॉर मोनारो to Deso, 1% of Monaro and 1% of Deso will be deducted to tax under section 194S of the act by the exchange. Exchange क्या करेगा, दोनों साइड से टीडीएस काट देगा, यही हमने ऊपर पढ़ा। उसके बाद ये वाला पॉइंट आप रीड करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो इग्नोर भी कर सकते हो, ठीक है, ये मैंने देखा था। ये भी आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, नहीं तो इग्नोर भी कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद नहीं, ये पॉइंट भी इतना कुछ रिलेवेंस नहीं है, मैंने देखा था सर। इसके बाद ना इन्होंने बहुत सारी बातें दी तो हैं, बट इतनी सारी बातें इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। देखो आगे थर्ड क्वेश्चन देखो, हाउ विल दिस ऑपरेट इन अ सिचुएशन वेयर इट इज इन काइंड और इन एक्सचेंज ऑफ अनदर वर्चुअल डिजिटल एसेट फॉर ऑल द ट्रांजेक्शंस not covered under circular this circular is being issued under section 119 for proper administration of the act। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब देखने के लिए कि कौन टीडीएस काट रहा है, कैसे काट रहा है सर। लाइबिलिटी टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स अंडर 194S ऑफ द एक्ट व्हेन द कंसिडरेशन इज अदर देन इन काइंड। देखो अकॉर्डिंग टू 194S एनी पर्सन, ये हम पहले भी पढ़ चुके, ये वही बात दिया हुआ है सर, ठीक है। फिर ये जो ऊपर पीयर टू पीयर वाली बात पढ़े थे ये वही है, सेम है, इसको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मेरे हिसाब से ये सब पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, ये सेम है, जो ऊपर पढ़े ये सेम है, जो ऊपर पढ़े ये सेम है। पता नहीं इनको बार बार क्यों दे दिया है राम मलिक, जो हम ऊपर पढ़े ये वही सेम है। बट इसके बाद कुछ बातें और ध्यान से देने वाली बात है, छोटे छोटे क्वेश्चन से एमसीक्यू में भी आ सकते हैं, राइटिंग में भी आ सकते हैं। वेदर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 194Q ऑफ द एक्ट इज आल्सो एप्लीकेबल ऑन द ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट। देखो 194Q याद है सर, पहले तो ये याद करो सर 194Q था क्या था। 194Q अपन ने बोला था सर, जब कोई पर्सन किसी को गुड्स सेल करता है तो उस केस में टीडीएस का इंप्लीकेशन होता है सर, ठीक है। Without going into the merit whether virtual digital asset is good or not, it is clarified that once tax is deducted under 194S, tax will not be required to deducted under 194Q। इन्होंने बोला सर S को हम प्रायोरिटी देंगे, Q में नहीं बातें होगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। अगला देखो, whether the consideration for transfer of virtual digital asset shall be on the gross basis
आफ्टर इंक्लूडिंग जीएसटी कमीशन और इट शैल बी ऑन द नेट बेसिस। आपसे पूछ रहा है सर टीडीएस किस अमाउंट पे होना चाहिए। In order to remove difficulty, it is clarified that tax required will be withheld under Section 194S of the Act shall be on the net consideration after excluding GST charges levied by the deductor for rendering services. GST charges वगैरह हटा देना, नेट अमाउंट पे टीडीएस की बात आएगी। ये अच्छे क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आने के चांसेस है सर, इससे प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी बन सकता है। In transaction where the payment is being carried out through payment gateways, there may be a tax deduction twice. पेमेंट गेटवे के थ्रू चलोगे तो हो सकता है सर कि आपका टीडीएस दो बार कट जाए। टू इलस्ट्रेट दैट अ पर्सन XYZ is required to make payment to the seller for the transfer of virtual digital asset. He makes a payment of 1 lakh through a digital platform of ABC. On this fact, liability to deduct tax under 194S of the Act may fall on both XYZ and ABC. क्योंकि XYZ ने क्या किया, डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज किया, एंड ABC जिस प्लेटफॉर्म को यूज करके वो पे कर रहा है is required to be deducted by both. क्या दोनों के थ्रू टीडीएस डिडक्ट करने की बात है। इन्होंने देखो क्या बोला, in order to remove this difficulty it is provided that in the above example the payment gateway will not be required to deduct tax under 194S of the Act on a transaction if the tax has been deducted by the XYZ required to make deduction under 194S of the Act. Hence सिंपल सी बात है सर, किसको डिडक्ट करना है, XYZ को। किसको डिडक्ट करना है, XYZ को, जो पेमेंट गेटवे का यूज कर रहा है पेमेंट करने के लिए। जो पेमेंट गेटवे है उसको डिडक्ट नहीं करना है, मतलब पेटीएम फोन पे को टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है। ठीक है, मान लो आप पेटीएम फोन पे या बहुत सारे ऐप आते हैं ना सर, ग्रो ऐप है, बहुत सारे ऐप है, अगर आप ये सब ऐप यूज कर रहे हो और उन ऐप में आप पेमेंट गेटवे यूज कर रहे हो पेमेंट करने के लिए, तो वो पेमेंट गेटवे जो है वो आपका टीडीएस नहीं काटेगा, जो पर्सन पे कर रहा है वही टीडीएस काटेगा। ठीक है, इसी को एग्जाम्पल में इन्होंने बताया। एक्सक्लूजन फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट, ये इंपॉर्टेंट है, यही तो मेन है जो मेरे को लगता है एग्जाम में आ सकता है कि वर्चुअल डिजिटल एसेट में क्या नहीं आएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइज फॉलोइंग वर्चुअल डिजिटल एसेट व्हिच शैल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट। क्या चीजें बाहर किया इन्होंने, देखो सबसे पहला गिफ्ट कार्ड और वाउचर्स बीइंग अ रिकॉर्ड दैट मे बी यूज्ड टू ऑब्टेन गुड्स और सर्विसेज और अ डिस्काउंट ऑन द गुड्स और सर्विसेज। ये तो मॉल वगैरह में बहुत कॉमन है, अपन कपड़े खरीदने जाते हैं, गुड्स खरीदने जाते हैं, तो होता क्या है सर, अपन को गिफ्ट कार्ड और वाउचर्स मिलते हैं, उनको यूज करके जब नेक्स्ट टाइम हम परचेस करते हैं या उसी टाइम परचेस करते हैं तो हम डिस्काउंट्स या ऑफर्स अवेल कर लेते हैं। अगला देखो माइलेज पॉइंट्स, रिवॉर्ड पॉइंट्स, लॉयल्टी कार्ड बीइंग अ रिकॉर्ड विदाउट डायरेक्ट मॉनेटरी कंसीडरेशन। ये सब तो बहुत सिंपल सी बात है, माइलेज पॉइंट्स पेट्रोल पंप पे होता है। रिवॉर्ड पॉइंट अगर आप रिलायंस से कुछ खरीदो या मैं स्पाइकर से खरीदा था तो वहां पर रिवॉर्ड पॉइंट ऐड हुए थे, बाटा में खरीदा था तो बाटा में रिवॉर्ड पॉइंट ऐड हुए थे, लॉयल्टी कार्ड वगैरह आपको मिलता है, रिलायंस में लॉयल्टी कार्ड भी मिलता है सर, ये सब बेनिफिट्स है। तो सर इन सब बेनिफिट्स के केस में ये सब चीजें वर्चुअल डिजिटल एसेट से एक्सक्लूडेड है, मतलब इनमें 194 में टीडीएस की बात आती ही नहीं है। सब्सक्रिप्शन टू वेबसाइट प्लेटफॉर्म, थैंक यू, इन्होंने अमेजॉन फ्लिपकार्ट अमेजॉन प्राइम नेटफ्लिक्स ये सब में अगर आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो इनको भी वर्चुअल डिजिटल एसेट से बाहर रखा। 194 में टीडीएस की बात नहीं है, अच्छी बात है, नहीं तो होता ये कि नेटफ्लिक्स के लिए अपन सब्सक्राइब करते तो नेटफ्लिक्स का टीडीएस काट देते अपन। ठीक है, आगे देखो सर, मीनिंग ऑफ टोकन फॉर द डेफिनेशन ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट, इन्होंने क्या बोला देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई अ टोकन व्हिच क्वालिफाइज टू बी अ वर्चुअल डिजिटल एसेट as non-fungible token with the meaning of section 247A फिर आगे सब क्लॉज ए, but shall not include a non-fungible token whose transfer result in transfer of ownership of underlying tangible asset and the transfer of ownership of such underlying tangible asset is legally enforceable। सर देखो इन्होंने बड़ा खतरनाक टाइप से बताया, देखो वर्चुअल डिजिटल एसेट इज नॉन फंजिबल। पहले तो ये वर्ड समझो, नॉन फंजिबल क्या होता है। नॉन फंजेबल वर्ड का मतलब है सर इररिवोकेबल डिजिटल ट्रांसफर ऑफ एसेट, मतलब ऐसी कोई एसेट है डिजिटल वाली जिसको आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो इन्होंने बोला सर देखो टोकन में नॉन फंजेबल को हम इंक्लूड करेंगे पर ऐसे नॉन फंजेबल डिजिटल सर्टिफिकेट को इंक्लूड नहीं करेंगे जो कि ट्रांसफर हो सकता है, जिसकी ओनरशिप ट्रांसफर हो सकती है। समझ आया, आगे देखो इसके बाद इन्होंने सर ये दिया हुआ था, इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट नोटिफाइज अंडर 1039, ये आप रीड कर सकते हो।
इट्स नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट कि इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट में सर सेक्शन 1039 में इन लोगों ने किनको नोटिफाई किया सर। देखो, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022, ठीक है। यह द फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन एज द पर्सन, इसको इंक्लूड किया। इनकम अराइजिंग फ्रॉम द रिसिप्ट फ्रॉम द नेशनल स्पोर्टर्स नेमली हीरो मोटरकॉर्प लिमिटेड, द डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा, द नेशनल थर्मल कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड द पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड ऑफ इंडिया, ठीक है। 12 करोड़ एंड 50 लाख ओनली a specified income arising to a federation, ठीक है, फ्रॉम फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन फ्रॉम ऑर्गेनाइजिंग द फेडरेशन इंटरनेशनल डी। सर इसको आप रीड कर सकते हो, उनकी इनकम की बात हो रही है, कितनी इनकम उनको अलाउड थी सर, ठीक है। आगे देखो, ये मेरे को लगता है इंपॉर्टेंट है, ये अच्छा पॉइंट है सर। नोटिफाइंग बुलियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट विद द अंडरलाइनिंग बुलियन, ये कहां पर कवर होता है मैं बता रहा हूं सर। सेक्शन 47 अपन पढ़ते हैं कैपिटल गेन। सेक्शन 47 में अपन ने ये बोला था सर, ऐसे कुछ ट्रांजेक्शन है जिनको ट्रांसफर नहीं मानते हैं, उसमें जो ये सेक्शन 47 7 AB और डी दिया हुआ है, ये वाला जो पॉइंट था, ये पॉइंट ये होता था सर, जहां पर ध्यान से सुनना, एक नॉन रेसिडेंट दूसरे नॉन रेसिडेंट को जीडीआर ट्रांसफर करता था, ठीक है। जीडीआर ट्रांसफर करता था, या फिर और कुछ स्पेसिफाइड जो फंड्स होते थे वो ट्रांसफर करता था, वो कवर होता था इस पॉइंट पे। अब हुआ क्या, इन्होंने सर बुलियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट को भी इंक्लूड कर दिया है। तो आपको ये याद रखना है कि एक नॉन रेसिडेंट अगर दूसरे नॉन रेसिडेंट को बुलियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट भी ट्रांसफर कर रहा है, तो सर उसको ट्रांसफर नहीं मानेंगे और उस पर कैपिटल गेन नहीं लगेगा। ये इन्होंने ऐड किया है सर, ठीक है। पहले वहां पर सिर्फ जीडीआर होता था, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट होता था सर, अब इन्होंने बुलियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट को भी इंक्लूड कर लिया है, ठीक है। इसके बाद का नीचे का जो भी अमेंडमेंट है, ये हमने पहले ही कवर कर लिया। स्टार्टिंग में हमने सैलरी के अमेंडमेंट देख लिए थे, तो ये मैंने नवंबर के लिए पूरे सीए सीएमए शायद सीएस वालों के लिए भी पूरा कवर हो चुका है। इससे एक्सट्रीम कोई अमेंडमेंट नहीं है और कोई अमेंडमेंट बची नहीं है, ठीक है। चलो, आप इसे फ्रेंड्स तक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। अभी रिवीजन सीरीज चल रही है और आगे और भी काम की इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाली है, ठीक है। चलो, थैंक यू।